Are we live, guys? Yes. Okay. Yes. Very good afternoon, everyone. Shall we start? Okay. So with a lots of energy in the class, everyone, हम लोग आज पहले रिवाइज करेंगे and then जो आखिरी जो कुछ पार्ट्स बचे हैं हम लोगों के, यानी कि सेक्शन नंबर 124, 125, 126 एंड 127 सारे छोटे छोटे हैं, हम लोग वो सारे के सारे कंप्लीट कर देंगे. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होगा तो डिविडेंड इज नथिंग बट व्हाट, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 35 के हिसाब से डिविडेंड इज व्हाट, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. दूसरा पॉइंट, इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट ओनली. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, इट इज नथिंग बट बाय वे ऑफ अ डिविडेंड ही होता है. करेक्ट. तो पहले तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था. उसके बाद हमने देखा था कि डिविडेंड देने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया जाता है एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया जाता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब भी हम लोग डिविडेंड देने की बात करेंगे तो हम लोग या तो इंटरिम डिविडेंड पे कर सकते हैं या तो फाइनल डिविडेंड पे करेंगे. इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है जब भी कभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा बिटवीन एट एनी टाइम बिटवीन टू एजीएम, तब हम उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड. एंड जब एजीएम पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा हम उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड. वंडरफुल. जो इंटरिम डिविडेंड होगा वो कैसे पे किया जाता है? या तो तुम्हारे करंट ईयर के प्रॉफिट से, या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, या तो जो भी तुम्हारा क्वार्टर होगा, जहां पे आप लोग जिस भी क्वार्टर में आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उससे पहले का जो क्वार्टर है, अगर उसमें प्रॉफिट हुआ होगा तो वो प्रॉफिट भी आप यूज कर सकते हो. उसके बाद फाइनल डिविडेंड कैसे पे होता है? प्रॉफिट से तो पे होगा ही होगा, बट अलोंग विद दैट अगर आप लोगों का लॉस है एंड फिर भी आपको डिविडेंड पे करना है तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि डिविडेंड पे नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज ये इट विल बी कंसिडर्ड एज गुड एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. लेकिन फिर भी अगर डिविडेंड पे करना है तो कैसे कर सकते हो आप? आउट ऑफ रिजर्व पे कर सकते हो. लेकिन रिजर्व से पे करना है तो आपको कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा जो सेक्शन नंबर 123 बताता है. तो सेक्शन नंबर 123 के साथ साथ रूल 3 जो कंडीशंस बताता है हमें वो पूरे करने हैं. तो सेक्शन 123 बोलता है कि हाँ ठीक है, आप लोग डिविडेंड पे कर सकते हो. डिविडेंड पे करने के लिए आप लोग ये सोर्सेस का यूज करो. दैट इज नथिंग बट करंट ईयर का प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ए एंड बी बोथ, या फिर जो भी मनी गारंटी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये जब भी कभी आप लोग कंसिडर करोगे, प्रॉफिट्स के कैलकुलेशंस करोगे, तो प्रॉफिट के कैलकुलेशन से आप लोग को क्या क्या माइनस करना होता है? एक कैपिटल प्रॉफिट, दूसरा रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड जो गेन्स होते हैं वो, या नोशनल गेन्स जो होते हैं वो. नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को भी आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंटली शेड्यूल 2 के हिसाब से जो डिप्रीसिएशन का अमाउंट है वो एंड लॉसेस भी आपको माइनस करने हैं. जब ये सब कुछ माइनस हो जाएगा तब जो भी अमाउंट बचेगा आउट ऑफ प्रॉफिट वो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बाय वे ऑफ, वो आप लोगों के पास अवेलेबल है टू डिस्ट्रीब्यूट बाय वे ऑफ अ डिविडेंड. अगर आप लोगों को प्रॉफिट में से डिविडेंड पे नहीं करना है, मतलब अगर इन केस इन एडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट्स होगा, तो क्या रिजर्व्स में से आप लोग डिविडेंड पे कर सकते हो? हाँ. कभी भी जब भी कभी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो क्या रिजर्व्स को अमाउंट ट्रांसफर करना मैंडेटरी होता है? नहीं. लेकिन क्या करना चाहे कोई कंपनी तो कर सकता है. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. करेक्ट. तो अब जब रिजर्व्स में से हम लोग या फिर इन एडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट से, अगर हम लोगों को इन एडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट से एंड हम लोगों को डिविडेंड पे करना है तो क्या कर सकते हैं? हाँ. लेकिन रूल 3 के जो ये कंडीशन है, डिविडेंड डिक्लेरेशन के जो कंडीशन है उनको पूरा करना पड़ेगा. जिसमें सबसे पहला कंडीशन है, जो भी आप लोगों का डिविडेंड का रेट होगा वो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के जो भी एवरेज डिविडेंड होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने देखा था द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ये था तुम्हारा कंडीशन नंबर 1. जो कंडीशन 2, 3, 4 है वो तीनों कनेक्टेड होते हैं. तीनों कनेक्टेड कैसे है? सबसे पहले, जब भी व्हेनेवर यू आर विथड्रॉइंग एनी अमाउंट फ्रॉम द रिजर्व्स, वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1/10 ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. जब भी आप लोग विड्रॉ करोगे, कोई भी रिजर्व्स में से अमाउंट विड्रॉ करते हो, उसमें से आपको लॉसेस माइनस करने हैं एंड जो भी फाइनल अमाउंट होगा वो आप विड्रॉ कर सकते हो. लेकिन ये ध्यान रखना, whenever your amount whatever you are withdrawing, after that जो बैलेंस अमाउंट रिजर्व्स में रहता है वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. ये कंडीशन नंबर 4 था. ये जब चारों के चारों कंडीशंस पूरे हो जाएंगे तो इसमें से जो भी लोएस्ट होगा, यानी कि जो तुम्हारा पहला वाला था एवरेज ऑफ 3 इयर्स एंड जो ये 2, 3, 4 कंडीशन को मिलाकर जो भी अमाउंट आएगा, ये जब
तीनों के तीनों कंडीशंस को पूरा करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा विच एवर इज लोअर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट एंड उतना डिविडेंड आपको पे करना है। करेक्ट, ये हम लोगों को पता था, मतलब उतना डिविडेंड आपके पास, उतना अमाउंट अवेलेबल है टू पे बाय वे ऑफ अ डिविडेंड, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे, इसको लेकर हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। सबसे पहला हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था वो ये देखा था कि जब भी कभी आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हो इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया है, अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया है तो ये जो सब रूल 1 था वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन नंबर 2, 3, 4 को सेटिस्फाई करने वाले जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो सॉल्व किए थे, और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, और उस होमवर्क में आप लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे जो कि थे ये वाले। एक था ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन था, राइट। आई होप सो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। आप लोगों ने, जिन्होंने भी सॉल्व किया नहीं है, अब बात करेंगे उनसे, लेकिन अभी नहीं, लेक्चर के बाद उन लोगों को पेनल्टी तो आएगा ऑब्वियसली, और आप लोगों को पता है यूजुअली मैं पेनल्टी क्या देती हूँ, करेक्ट। तो जो हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो पुराने स्टूडेंट्स है, उनको पता ही है कि पेनल्टी क्या होता है, तो पेनल्टी आप लोग को तो मिलेगा, बट आफ्टर द लेक्चर विल डिस्कस ऑन दैट। बट अभी आप लोगों को यह समझना है कि जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं करने, हम लोगों को एक लिखने का तरीका होना चाहिए, और इसीलिए मैंने खुद अपने हैंडराइटिंग में आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया प्रोविजन मतलब क्या है, आप लोगों को पूरा सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन 1 एंड रूल नंबर 3 पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो जहां पे बहुत क्लियरली लिखा है 123(1) में कि इनएडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट्स है, एब्सेंस ऑफ डिविडेंड, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स होने के बाद आप लोगों को डिविडेंड पे करना है, तो आप कर सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो कि रिजर्व्स को ट्रांसफर किए हैं आपने, उससे आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद ये जो भी कंडीशंस है जो रूल 3 ने बताए हुए हैं आपको वो भी पूरे करने पड़ेंगे। जब आप रूल 3 की कंडीशंस को पूरा कर दोगे, जो कि कौन से हैं, ये चारों के चारों आप पूरा प्रोविजन में लिख देना। तो ये चारों कंडीशंस के बाद आप लोगों का प्रोविजन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब प्रोविजन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है, एंड आंसर। तो फैक्ट्स ऑफ द केस में जैसे ये एनालिसिस है, ठीक है, अब ये एनालिसिस में लिखा क्या गया है कि यहाँ पे कंपनी जो है, इस कंपनी का क्या क्या लिखा हुआ है इस कंपनी के बारे में, दैट एबी लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और जहां पे नेट लॉस हुआ है 20 लाख का 1920 का, ओके, उनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 लाख का, जनरल रिजर्व 150 लाख का, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50 लाख रुपए का, ठीक है। अब उनको अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आपको प्रोविजंस बताने हैं। ये आईसीआई का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत जगहों पे पूछा हुआ क्वेश्चन है एमटीपी आरटीपीज में, ओके। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप प्रोविजन पूरा लिख दोगे, उसके बाद कंडीशन लिखना। कंडीशन क्या है, सिंस द कंपनी has not declared any of the dividend in the preceding 3 financial year, तो यहाँ पे कंडीशन 1 तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि each of the 3 preceding financial year में अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो सब रूल 1 तो अप्लाई होता ही नहीं, तो अब वो लिख दोगे। फिर 2, 3, 4 कंडीशन को पूरा करो, कि जैसे कंडीशन नंबर 2 क्या बात करता है, दैट 1/10 ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स होना चाहिए। तो 1/10 ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स मतलब कितना आएगा, 100 प्लस 150 मतलब 250 का 1/10 मतलब 25 लाख। उसके बाद आप लॉसेस माइनस कर दोगे 20 लाख के, 5 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल होंगे टू विड्रॉ। जब आप 5 लाख विड्रॉ कर दोगे तो अमाउंट कितना बचता है बैलेंस इन रिजर्व, 145 लाख। अब 145 लाख अगर बच रहा है तो क्या वो आपके 15% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल से मैच करता है? 15% सिर्फ 15 लाख है, अपने पास तो 145 लाख बच रहा है, तो क्या सारे कंडीशंस पूरे हो रहे हैं? हाँ, सारे के सारे कंडीशंस पूरे हो रहे हैं। तो इसका मतलब कंपनी कितना डिविडेंड पे कर सकता है? कंपनी पे कर सकता है अप टू 5 लाख रुपीस। इतना डिविडेंड उनके पास अवेलेबल है टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड। फिर वो डिसाइड करेंगे कि उनको कितना पे करना है और कितना नहीं। सिमिलरली यहां पर भी आई होप सो आपको पता चल गया कैसे आंसर लिखना है। इसका और एक तरीका वैसे बता दूं, अगर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है तो आप लोग और एक क्या कर सकते हो, जैसे ये कंडीशन 1 2 3 4 मैंने 2 बार लिखा, उधर भी प्रोविजन में भी 1 2 3 4 था, इधर भी 1 2 3 4 है, तो आप लोग और एक क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर करके लिखो। प्रोविजन का कंडीशन 1 लिखो, जो भी कंडीशन है प्रॉपरली पूरा जो प्रोविजन में हम लोग लिखते हैं प्रॉपर वैसा, एंड उसका जो कैलकुलेशन है वो इमीडिएटली उसके नीचे लिख दो। इन द गिवन केस करके इमीडिएटली कैलकुलेशन लिखो। फिर कंडीशन नंबर 2 लिखो उधर का, फिर वापस से आप लोगों को चाहिए तो ये कंडीशन 2 का जो एक्सप्लेन है मतलब कैलकुलेशन है वो उसके नीचे लिखो। फिर कंडीशन 3 उसका कैलकुलेशन, कंडीशन 4 उसका कैलकुलेशन, ऐसा लिखोगे एंड एट द एंड कंक्लूजन लिखोगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है।
तब भी चलेगा, या तो फिर अलग अलग लिखना है, आपकी मर्जी, ये भी अलाउड है। तो आप लोगों के हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट होगा आप वैसे जरूर लिखिएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था वो MNP लिमिटेड का था, करेक्ट। यहाँ पे क्या था रे, 10 करोड़ प्लस 50 करोड़ मतलब कितना आता है, 10 प्लस 50 मतलब 60 करोड़, 60 करोड़ का 1 टन मतलब 6 करोड़ रुपए वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन लॉस कितना है, द कंपनी मेड द लॉस कितना, 40 लाख का। तो 6 करोड़ में से 40 लाख को आपको माइनस करना है, करेक्ट। 6 करोड़ में से आपको कितना माइनस करना है, 40 लाख को माइनस करना है। जितना भी बचेगा वो अगर आप लोग विड्रॉ कर देते हो तो क्या आपके पेड अप शेयर कैपिटल के 15% मतलब 10 करोड़ का 15% मतलब कितना आता है 1.5 करोड़। 10% मतलब 1.5 करोड़ आपके रिजर्व्स में बचना चाहिए। अब वो क्या बच रहा है, क्या देखो 10 प्लस 50, ठीक है 60 करोड़ आया। 60 करोड़ का 10% आप विड्रॉ कर सकते हो मतलब 6 करोड़। 6 करोड़ में से हमें माइनस करना है 40 लाख, मतलब कितना हुआ, 40 लाख माइनस करने के बाद 5 करोड़ 40 लाख, कितना 5 करोड़ 40 लाख, ठीक है। 540 लाख आप क्या कर सकते हो, 540 लाख आप अवेलेबल है आपके पास टू क्या करने के लिए, टू मेक श्योर कि आप लोग डिविडेंड पे करें। तो आप लोगों के पास कितना अवेलेबल है, 540 लाख अवेलेबल है। लेकिन 1.5 करोड़ जो है, 1.5 करोड़ जो है वो एटलीस्ट बचना चाहिए आफ्टर डिडक्शन ऑफ 15%। 15% जब आपका कटेगा तो आपका मतलब 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जो भी अमाउंट आएगा जो कि आता है 1.5 करोड़, तो उतना रिजर्व्स में बचना चाहिए। अगर वो बच जाता है तो यू कैन डिक्लेयर द डिविडेंड, अगर नहीं बचता है तो यू कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड। अब जो 3 साल का एवरेज उन्होंने दिया हुआ है, लास्ट 3 साल का वो कितना है, 25% है। तो लास्ट 3 साल का अगर 25% है, वो अनाउंस करना चाहते हैं 20%, तो 20% पहले तो कितना आता है, कंडीशन 1 के हिसाब से अगर मैं 20% लेती हूँ 10 करोड़ का मतलब 2 करोड़ आता है, मतलब कितना 2 करोड़। तो ये आ गया आपका आंसर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद कंडीशन 2 के हिसाब से अगर मैं 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 50 प्लस 10 मतलब 6 करोड़ आया, 6 करोड़ आया। उसके बाद इस 6 करोड़ में से लॉसेस को मुझे माइनस करना पड़ेगा। लॉस माइनस किया मतलब 40 लाख रुपए मैंने माइनस किए, तो बचेगा कितना, 40 लाख मतलब 5 करोड़ 40 लाख, 540 लाख लिख देती हूँ, 540 लाख बचा, ठीक है। ये जो 540 लाख बचा है, ये जो 540 लाख बचा है, उसके बाद जब हम कंडीशन नंबर 3 होने के बाद जब कंडीशन नंबर 4 देखते हैं तो कंडीशन 4 के हिसाब से कितना बचना चाहिए रिजर्व में, पेड अप शेयर कैपिटल का 15%। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है हमारा 10 इंटू 15% मतलब 1.5 CR बचना चाहिए। तो 1.5 CR अगर बच जाएगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ही हम लोग पे कर सकते हैं, वरना क्या हम लोग पे कर सकते हैं नहीं। लेकिन क्या उतना 1.5 CR क्या बच रहा है या नहीं बचेगा, अगर हम लोगों ने 540 लाख निकाल दिए रिजर्व्स में से मतलब कितना 5 करोड़ 40 लाख, क्या उतने रिजर्व्स है नहीं, तो मतलब मिनिमम हम कितना पे कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग पे कर सकते हैं कितना 2 करोड़ रुपए। मतलब क्या हम लोग 20% अगर हम लोग लेते हैं तो 2 करोड़ रुपए, और अगर वो 25% पे करना चाहते हैं, 25% मतलब कितना आता है 2.5 करोड़ रुपीस, तो क्या वो 25% पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ, पक्का आगे बढ़े। तो ये हो गया तुम्हारा अगला सवाल का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर। अब बात करेंगे आगे। अब जो बात करनी है हम लोगों को वो बात करनी है जो होगा तुम्हारा सेक्शन नंबर 123 का, सेक्शन नंबर 123 का सब सेक्शन नंबर 2 एंड 3। सब सेक्शन नंबर 2 हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, जो हमारे कंडीशन है उनके बारे में। सब सेक्शन नंबर 3 मतलब क्या है, इंटरिम डिविडेंड, इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। जहां पे बात करेंगे हम लोग इंटरिम डिविडेंड के बारे में। इंटरिम डिविडेंड में ऑलरेडी देखा था कैसे पे होगा, एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट, दूसरा जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तुम लोगों का पिछले सालों का वो, या फिर जो भी तुम्हारा क्वार्टर है, जिस क्वार्टर में तुम लोगों ने क्या किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उससे पहले वाले क्वार्टर में भी अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी आप पे कर सकते हो। ये प्रोविजन हमारा ऑलरेडी हुआ था, मैंने आप लोगों को इस पे क्वेश्चन भी दिया था। तो हमारा 123(3) ऑलरेडी डन हो गया था। उसके बाद हम लोगों का बचा है 124 के आगे, इसके आगे के जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे हमारे बचे थे। तो 123(4) क्या बात करता है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 123(4) जो भी डिविडेंड आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है,
इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, वो आप लोगों को सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है। और वो सेपरेट बैंक अकाउंट किसके साथ होगा? शेड्यूल्ड बैंक के साथ होगा। तो एक शेड्यूल्ड बैंक के साथ एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, जिसमें 5 दिन में जब भी आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर करोगे उसके विद इन 5 डेज में आपको क्या करना है? विद इन 5 डेज आपको वो अमाउंट को ट्रांसफर करना है। अब जब विद इन 5 डेज आप अमाउंट को ट्रांसफर करोगे, उसके आगे बहुत लंबा टाइमलाइन है जो कि हम लोगों को सेक्शन 124 में देखना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि 5 दिन में आपको क्या करना है? शेड्यूल्ड बैंक में जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, वहां से 5 दिनों में आप लोगों को एक बैंक अकाउंट में वो पैसा सारा का सारा ट्रांसफर करना है। ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 123 सबसेक्शन 4। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन 5। जब भी पेमेंट ऑफ डिविडेंड होगा, जब भी पेमेंट ऑफ डिविडेंड होगा, वो पेमेंट कैसे होगा? कैश में, चेक में, वारंट से, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से। ये चारों वेज है आप लोगों को पे करने के लिए, कैश में, चेक, वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये आज के जमाने में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली सारे डिविडेंड ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि अब डीमैट आ चुका है। लेकिन ये सेक्शन तब का है, तो इसीलिए उन्होंने कैश, चेक वगैरह दिया है। यूजुअली जब हम लोग पहले, जब हम लोगों का डीमैट होने से पहले मैंने 1.5 रुपए का भी चेक देखा हुआ है। अब हमको इस शर्म आती थी कि 1.5 रुपए का चेक जाके कैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली 1.5 रुपए भी होगा तब भी आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। तो अभी के जमाने में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड चलता है। चेक, कैश, वारंट ये यूजुअली उन कंपनीज में चलेगा जहां पे जो लिस्टेड कंपनीज नहीं है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, जो बहुत छोटे लेवल पे काम करती है, वहां पे वो चल सकता है। डिविडेंड कैश में पे कर दिया, चेक से पे किया है या वारंट से पे किया है। लेकिन अगर आप लिस्टेड पब्लिक कंपनीज की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही आप लोगों को डिविडेंड दिया जाएगा। ये जो भी डिविडेंड पे किया जाएगा, ये किसे पे किया जाएगा? या तो जो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है वो, या फिर उसके ऑर्डर पे किसी और को, या फिर उसके बैंकर को। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मतलब कौन? जिसका भी नाम उस शेयर सर्टिफिकेट पे होगा, उस रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का नाम, जिसका भी नाम जो सेक्शन 88 है जिसमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाया जाता है, उसमें जिसका भी नाम होगा उसको मिलेगा। दूसरा, उसके ऑर्डर पे किसी और को मिल सकता है। जैसे कि मेरा नाम भी अगर लिखा होगा, उसके बावजूद भी मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी जगह पे किसी और को ये अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर किया जाए, या मैं डिविडेंड जो है वो किसी और के नाम पे असाइन करती हूँ अपना। क्या वो हो सकता है क्या? हाँ, वो भी किया तो चलेगा। तो या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या तो फिर उसका ऑर्डर, या तो फिर उसका बैंकर, ये किसी को भी डिविडेंड पे हो सकता है। बस ये ध्यान रखो कि ये जो निधि कंपनी होती है, निधि कंपनी, एनी डिविडेंड पेएबल इन कैश may be paid by crediting the same in the account of the member if the dividend is not claimed within 30 days from the date of declaration of dividend। ये वाला जो पॉइंट है ये आगे वापस आएगा, तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए सिर्फ आप 2 पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करना है, आपको समझना है। एक तो पेएबल इन कैश, चेक, डिविडेंड वारंट, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। एंड पेएबल टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर भी हो सकता है, उसके ऑर्डर पे किसी और को भी हो सकता है, एंड उसके बैंकर को भी पे किया जा सकता है। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन 5। एंड सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन जो 6 है, वो क्या बात करता है कि कोई भी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74 के हिसाब से जो उनको डिपॉजिट लिए हैं उन लोगों ने, अगर उसका रीपेमेंट नहीं करता है, उसको रीपे करने से वो फेल हो जाता है, एंड फिर भी अगर वो डिविडेंड पे कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। अगर आप लोग ये जो डिपॉजिट वाला चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। यूजुअली कंपनी क्या करता है, डिपॉजिट लेता है लोगों से और फिर उसको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको एज अ कंपनी वो वापस करना है। तो अगर आप लोग वो वापस करने के लिए फेल हो जाते हो तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो सेक्शन 73, 74 वगैरह में लिखे हुए हैं। तो अगर 73, 74 के हिसाब से जो डिपॉजिट कंपनी ने लिया है लोगों से, अगर वो पे करने से वो फेल हो जाता है तो यहाँ पे डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 123 सब सेक्शन 6 में। अब जो अगला पॉइंट है वो आप लोगों को समझना है कि ये जितने भी सब सेक्शंस थे, इन सारे सब सेक्शंस में जो छोटे छोटे जितने भी देखे हम लोगों ने, इन सारे सब सेक्शंस में एक बार वापस से 123, 3, 4, 5 एंड 6 हम लोगों को क्या करने हैं? एक बार वापस से रिवाइज करने। अब 123(1) हम देख चुके हैं, किसके बारे में थे? डिविडेंड कैसे पे होगा, डिविडेंड पे करना है तो आपको प्रॉफिट्स में से पे करना पड़ेगा। 123(2) किसके बारे में था कि अगर आप लोगों को पे करना है
इनएडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट्स में, तो आप लोगों को किससे पे करना पड़ेगा, रिजर्व से पे करना पड़ेगा। और रिजर्व्स के लिए अमाउंट ट्रांसफर करना हर बार प्रॉफिट से जरूरी है कंपनी के लिए, नहीं, करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। और जब ये नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, उस टाइम से वो जो भी रिजर्व का अमाउंट है उसमें से अगर डिविडेंड पे करना है तो कुछ कंडीशंस को पूरा करो। तो वो सारी चीजें 123(2). 123(3) किसके बारे में था, इंटरिम डिविडेंड। कि अगर आप लोगों को इंटरिम डिविडेंड पे करना है तो इंटरिम डिविडेंड के लिए आप लोगों को कुछ प्रॉफिट के सोर्सेस दिए थे। पहले तो करंट ईयर का प्रॉफिट, दूसरा जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो, और तीसरा जो भी प्रीसीडिंग क्वार्टर का जितना भी प्रॉफिट होगा वो। तो ये सारी चीजें आप कैसे पे करोगे, 123(3) में पे करोगे। 123(4) में क्या लिखा हुआ था कि जब भी आप लोगों को डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, 5 दिनों में जो भी आप लोग डिक्लेयर कर दोगे डिविडेंड, उसके विद इन 5 डेज एक शेड्यूल बैंक अकाउंट में आप लोगों को पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद 123(5) में क्या लिखा था, डिविडेंड किसे पे किया जाएगा और कैसे पे किया जाएगा। कैसे पे करोगे, या तो कैश से, या तो चेक से, या तो वारंट से, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से। और किसे पे किया जाएगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, या तो फिर उसके बैंकर को, या तो फिर उसके ऑर्डर से पे किया जाएगा। ये कौन सा था, 123(5). उसके बाद देखा था 123(6) जहां पे लिखा था कि डिविडेंड जब भी पे किया जाएगा तो अगर डिपॉजिट जो है सेक्शन 73 एंड 74 के हिसाब से रीपे नहीं किया है तो डिविडेंड पे नहीं होगा। ये तुम्हारा बेसिक था पूरा का पूरा 123। लेकिन इसके साथ साथ 2 एडिशनल क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है, क्या कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकता है क्या इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। इन ल्यू ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ डिविडेंड पे करने की बजाय, मतलब डिविडेंड पे करने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बोनस शेयर्स दे रहे हैं। डिक्लेयर तो डिविडेंड किया, लेकिन डिविडेंड देने की जगह पे आप लोगों को वो बोनस शेयर्स देते हैं। तो क्या ऐसा चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये अलाउड नहीं है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जब भी कभी आप लोगों को डिविडेंड पे करना है उस टाइम पे मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था रिकॉर्ड डेट का। पहले लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था रिकॉर्ड डेट क्या होता है, तो कौन से मेंबर्स को डिविडेंड मिलेगा और कौन से मेंबर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, इस पर भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो यहीं पे मैंने वो कॉन्सेप्ट डाल दिया आप लोगों को चेक करने के लिए कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस्टर बिनॉय जो है जिसने 2000 इक्विटी शेयर्स को होल्ड किया है, ठीक है, कब से होल्ड किया है, 31 मार्च 2018 से, बट ही ट्रांसफर्ड द शेयर टू मिस्टर मोहन, कब किया है, 2024 में, whose name has been registered in the members on 18th June, कब किया है, 18th June 2024 को उसने क्या किया हुआ है, उसका नाम लिया, मतलब मेंबर्स के रजिस्टर में कब नाम रजिस्टर हुआ है उसका, 18th जून को। अब बीच में एनुअल जनरल मीटिंग अगर आता है एंड डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो किसे डिविडेंड मिलेगा, तो क्या मिस्टर बिनॉय का नाम लिखा हुआ था एज अ मेंबर, नहीं, तो अगर नहीं लिखा है तो क्या उसको मिलेगा डिविडेंड, नहीं, तो डिविडेंड किसे मिलेगा, उसे मिलेगा जो रजिस्टर शेयर होल्डर या रजिस्टर मेंबर था कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो इसीलिए मिस्टर मोहन को वो डिविडेंड मिला, ना कि मिस्टर बिनॉय को। अब ये कैलकुलेशंस कैसे होंगे फिर मैम, क्योंकि होल्डर तो कौन है, बिनॉय है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीखनी है अकाउंट्स में, एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे आएंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसे कितना डिविडेंड मिलेगा। समझ आया, ठीक है। तो हमारा कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ है अभी, सिर्फ 123। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 124, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो बात करेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में। और अनपेड डिविडेंड अकाउंट के लिए आप लोगों के लिए ये सारे जितने भी पॉइंटर्स है, सारे पॉइंटर्स मिला के एक ऑलरेडी एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है। हो क्या रहा है इस चार्ट में, पहले मैं समझा देती हूँ, फिर आप लोगों को स्क्रीन पे देख देख के आपको समझ जाओगे, बट फिर भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। होता क्या है, पूरा सेक्शन नंबर 124 स्टार्टिंग विद द डिविडेंड डिक्लेरेशन। यहां पे इस डेट पे अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, इस डेट पे अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो हमने ऑलरेडी देखा था सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन 4 में कि अगले 5 दिनों में
डिविडेंड शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए, करेक्ट। तो इस डेट पे अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो यहां से 5 डेज का टाइम है। किस बात के लिए 5 डेज का टाइम है? कि आप लोगों को एज अ कंपनी कहां पे डिपॉजिट करना है डिविडेंड, ये शेड्यूल्ड बैंक के एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आप लोगों को डिविडेंड डिक्लेयर करना है। लेकिन कब से करना है? जब से आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया वहां से 5 डेज में। वहां से कितने दिनों में? 5 डेज में। जो आप लोग को यहां पर भी दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में डिविडेंड डिक्लेरेशन हुआ है, स्टार्टिंग में डिविडेंड डिक्लेरेशन हुआ, उसके विद इन 5 डेज में एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में आपने क्या किया है? डिविडेंड को डिक्लेयर किया। जब भी आप लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जब भी यहां पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, वहां से आप लोगों के पास 30 डेज का टाइम है। वहां से कितने दिनों का टाइम है? 30 डेज का। बट वो कहां से कैलकुलेट होगा? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहां से 30 डेज का टाइम डिक्लेयर कब हुआ है? वहां से आप लोगों को 30 डेज देखना है। कहां पे आएगा वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड? यहाँ पे। मतलब ये जो 5 डेज है, क्या ये 30 डेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है? हाँ, तो इसीलिए ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब यहीं पे मैं आप लोग को सेम चीज दिखा रही हूं। यहां पे पहले डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, वहां से 5 डेज में आपको क्या करना है? शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बट जो 30 डेज का टाइम है वो ये 5 दिनों के आगे और एडिशनल 30 डेज नहीं है। वो 30 डेज कहां से है? जिस दिन आपने डिविडेंड को डिक्लेयर किया वहां से आप लोगों को 30 डेज देखने हैं। तो यहां पे पहले 5 डेज एंड उसके बाद आप लोग को और 25 डेज को ऐड करना पड़ेगा, सो दैट वो टोटल 30 डेज आ जाएगा। तो जिस भी दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहां से 30 डेज में क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड को पे करना पड़ेगा। हर कंपनी डिविडेंड पे कर देगा। कब? विद इन 30 डेज। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहले 5 डेज देख लिया, उसके बाद क्या किया हमने? 30 डेज देगा। अब हुआ यह है कि जब पेमेंट करने की बारी आई, उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बैंक अकाउंट गलत है। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हमारे पास है, उनका जो भी बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट ही वो क्लोज करके चले जाते हैं। उनको याद नहीं रहता है कि वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, जहां पे डिविडेंड आ सकता था उस बैंक अकाउंट में, उनको याद नहीं है। बैंक अकाउंट क्लोज है, बैंक अकाउंट के डिटेल्स गलत है। तो ऐसे बहुत सारे मिसकम्युनिकेशंस होते हैं और उस चक्कर में क्या हो जाता है? डिविडेंड अनक्लेम्ड रह जाता है। डिविडेंड क्या रह जाता है? अनक्लेम्ड रहता है। मतलब वो डिविडेंड ट्रांसफर नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे टोटल 7 दिन का टाइम दिया है। कब से दिया है? ये 30 डेज के आगे दिया है। 30 डेज के आगे आप लोग के पास कितने दिनों का टाइम है? 7 डेज का टाइम है, जहां पे एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा। उसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जिसको हम ऊड़ा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऊड़ा। तो ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, इस अकाउंट में विद इन 7 डेज, बट ये 7 डेज कब से है? जिस भी दिन पेमेंट ड्यू था, लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट था, उसके बाद भी अगर किसी को वो पैसा ट्रांसफर नहीं होता है तो विद इन 7 डेज आपको उस ऊड़ा अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो शेड्यूल बैंक अकाउंट में, अगर एक शेड्यूल बैंक अकाउंट में पैसा जाने के बाद अगर आप लोगों ने वो पे नहीं किया तो आप लोगों को क्या करना है? विद इन 7 डेज ऊड़ा अकाउंट में क्या करना है? वो पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर करना है। अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि सामने वाले का बैंक अकाउंट आपके पास नहीं है, बट ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी कंपनी से ही लेट हो जाता है। कभी कभी कंपनी से लेट होता है। तो अगर कंपनी ने शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया, अगर 5 दिनों में कंपनी ने शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया एंड उसके बाद जो ऊड़ा में पैसा ट्रांसफर करना है वो भी नहीं किया है, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है वो भी नहीं ट्रांसफर किया है ऊड़ा अकाउंट में, तो 12% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज अ कंपनी। किसको देंगे? ये जो 12% होता है गवर्नमेंट को दिया जाता है, क्योंकि ऊड़ा अकाउंट मेंटेन कौन करता है? ऊड़ा अकाउंट मेंटेन करता है गवर्नमेंट। तो इसीलिए 12% किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा, जब भी कंपनी डिफॉल्ट करेगी उस दिन। तो यहां पे पहला 5 डेज, फिर 30 डेज, उसके बाद 7 डेज। जब ऊड़ा अकाउंट में चला जाएगा तो कंपनी को उन सारे लोगों के नाम से एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, जहां पे वो लोग क्या करेंगे? उनका नाम, जिसको डिविडेंड नहीं पे किया हुआ है अभी तक, जबकि वो अभी भी पे करने के लिए लायबल है, कंपनी पे करने के लिए लायबल है, लेकिन वो आई नहीं, या बैंक अकाउंट गलत है, कुछ भी रीजन से पे नहीं हुआ है, तो उन लोगों के नाम, उनका लास्ट नाम, उनका एड्रेस और जो भी अमाउंट गया है ऊड़ा अकाउंट में, वो ये सारी चीजें वेबसाइट पे डिक्लेयर करनी है। वेबसाइट पे मतलब कंपनी के वेबसाइट पे भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अप्रूव्ड वेबसाइट है उस पे भी। और ये कितने दिनों में होना चाहिए? 90 डेज में। अब ये 90 डेज कब से कैलकुलेट होते हैं? जब तुम्हारा ये 90 डेज कब से कैलकुलेट होते हैं?
90 डेज का कैलकुलेशन कहां से होगा, उड़ा से होगा या जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है उस दिन से होने वाला है। ये जो 90 डेज का कैलकुलेशन है वो इस दिन से होगा जब तुमने उड़ा में ट्रांसफर कर दिया। इस दिन तुमको पता चल गया ना कि तुमने उड़ा में किस किस के नाम डाले हैं, तो जिस भी दिन उड़ा में डालोगे वहां से 90 डेज का आप लोगों को टाइम मिलेगा। 90 डेज में आप ये सारी चीजें वेबसाइट पे डाल देना, उसका एक स्टेटमेंट बन जाएगा। और जब ये उड़ा अकाउंट में जाएगा, जब ये उड़ा अकाउंट में जाएगा वहां से आप लोगों के पास 7 साल का टाइम है। कितने? 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का टाइम है, वो आप लोग ट्रांसफर करोगे आईपीएफ अकाउंट में। आईपीएफ इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है उसमें आप कितने टाइम में आप ट्रांसफर करोगे? 7 साल। अगर उड़ा में पैसा पड़ा हुआ है तो वो एट द एंड ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि सामने वाला आएगा ही नहीं, और इसीलिए वो सारा का सारा किधर चला जाता है? आईपीएफ अकाउंट में चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन कैसे चलेगा एक बार लास्ट टाइम देखेंगे, उसके बाद थोड़ा और डिटेल इंफॉर्मेशन बचा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, जब भी कभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, वहां से 5 डेज में आप लोगों को सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। जब सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को पे भी करना है। बट पेमेंट का डेट कितना लंबा है? जिस भी दिन डिक्लेयर हुआ वहां से 30 डेज आप लोगों को मिलेंगे। किस बात के लिए? पेमेंट करने के लिए। अगर पेमेंट कर दिया आप लोगों ने, वेल एंड गुड। नहीं कर पाए तो फिर आप लोगों का कोई भी रीजन से आप लोगों ने नहीं किया, वो डिविडेंड जो है वो अनक्लेम्ड है, तो यहां से 7 डेज का टाइम मिलेगा। कितना? 7 डेज का। किस बात के लिए 7 डेज का टाइम मिलेगा? कि अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो एक उड़ा अकाउंट आपको बनाना है, उस उड़ा अकाउंट में वो सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कि इतने लोगों को पैसा देना बाकी है लेकिन वो लोगों को पैसा नहीं गया है। जब वो उड़ा अकाउंट में चला जाएगा उसकी लिस्ट बनेगी, एक सेपरेट स्टेटमेंट बनेगा। वो स्टेटमेंट में नाम जाएगा, उसका सरनेम जाएगा, जो भी अमाउंट गया है वो जाएगा, उसका एड्रेस, सब कुछ डिटेल जाएंगे। और वो डिटेल गया हुआ स्टेटमेंट कितने दिनों में जाएगा? 90 डेज में जाएगा। और वो कहां जाएगा 90 डेज में? 90 डेज में जाएगा या तो कंपनी के वेबसाइट पे भी जा सकता है, एंड वो अलोंग विद दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया हुआ वेबसाइट होता है उस पे भी जाता है। अब वहीं पे अगर 90 डेज भी वैसे ही होने के बाद, उड़ा अकाउंट में 90 डेज के स्टेटमेंट के बाद भी उधर ही पड़ा है वो अमाउंट, कितने दिनों के लिए? 7 सालों के लिए। कॉन्जिक्यूटिव 7 ईयर्स क्यों लिखा है? क्योंकि अगर बीच में कोई आया तो उसको वो देना पड़ेगा, जो भी डिविडेंड का अमाउंट होगा उसको वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डिविडेंड पे करने मतलब लेने के लिए आया ही नहीं है, 7 साल वैसे ही अमाउंट पड़ा है, तो वो जाएगा कौन से अकाउंट में? आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये जो आईपीएफ अकाउंट है ये होता है गवर्नमेंट का अकाउंट। तो इसमें जब पैसा ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर होते टाइम पे क्या क्या चीजें जाएंगी? सबसे पहले जो भी डिविडेंड उसने अनपेड या अनक्लेम्ड जो डिविडेंड का अमाउंट था, वो उस डिविडेंड के साथ साथ जो भी उसको बोनस शेयर्स मिल रहे थे, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर था या जो भी पर्सन था जो पैसा लेने के लिए लाए, मतलब उसको पैसा मिल सकता था डिविडेंड का, उसके जो भी शेयर्स होंगे, तो उन शेयर्स पर अगर उसको कुछ बोनस शेयर्स मिले हैं, तो कोई नया डिविडेंड आया होगा उसके नाम से, तो वो उसको अगर इंटरेस्ट होगा तो वो इंटरेस्ट भी, अलोंग विद दैट ये जो शेयर्स है वो भी। अब ये शेयर्स कौन से शेयर्स है? ये वो शेयर्स है जिस पर एक्चुअल में डिविडेंड मिल रहा था। अब वो डिविडेंड ही नहीं क्लेम करने के लिए आया तो सिर्फ डिविडेंड का अमाउंट नहीं जाता, अलोंग विद दैट सारे के सारे शेयर्स भी यहां पे जाएंगे, यानी कि कहां पे? आईपीएफ अकाउंट में जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड का अमाउंट, यूजुअली लोगों को क्या लगता है सिर्फ डिविडेंड का अमाउंट ही तो जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, शेयर्स तो हम कभी भी बेच देंगे। डिविडेंड के अमाउंट के साथ साथ आप लोगों के जितने भी शेयर्स है वो भी आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो शेयर्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट आईपीएफ में जाएगा। क्या आईपीएफ से वापस से क्लेम हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट से एप्लीकेशन करने पड़ते हैं, एंड उसके बाद आप लोग क्लेम कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने क्लेम नहीं किया तो वो शेयर्स भी चले जाएंगे किसके पास? आईपीएफ अकाउंट में, यानी कि गवर्नमेंट के पास। अब ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स ट्रांसफर करते टाइम पे एक एक्सेप्शन है, एक मतलब 2-3 एक्सेप्शन है। कौन से 3 एक्सेप्शन है? एक तो अगर ये जो भी शेयर्स थे जिन पर डिविडेंड अनक्लेम्ड था, जो कि 7 सालों के लिए, कॉन्जिक्यूटिव 7 ईयर्स के लिए वैसा ही था, वो अगर ट्रांसफर करना है तो वो कहां पे ट्रांसफर हो सकता है? बैंक को। अगर शेयर्स अगर बैंक को प्लेज किए होंगे तो वो जो शेयर्स है वो भी ट्रांसफर नहीं होते हैं और ना ही उसका डिविडेंड आईपीएफ में जाएगा। तो ये जो शेयर्स होते हैं ना, ये शेयर्स
पहले देखो कौन सी कैटेगरी के हैं, क्या कोई भी आकर क्लेम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो फिर डाल दो, ठीक है। लेकिन अगर शेयर्स प्लेज किए हैं बैंक को, तो क्या शेयर्स डाल सकते हो, क्या आप नहीं डाल सकते, उसका डिविडेंड जाएगा लेकिन उसके जो शेयर्स है वो नहीं जाएंगे, मतलब जो बहुत बड़ा अमाउंट है शेयर्स का वो नहीं जाएगा क्योंकि शेयर्स बैंक के पास प्लेज हुए। उसके बाद अगर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया होगा तो वो भी नहीं जाएगा। अगर कोई भी 7 साल में आता है, अगर कोई भी 7 साल में आता है तो वो भी अमाउंट नहीं जाएगा, मतलब जो शेयर्स का अमाउंट है वो भी नहीं जाएगा। यहां पे एक बस आप लोगों को एक्स्ट्रा एक टिप बता देती हूँ, यहां पे जो पॉइंट है वो ये है कि अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए अगर कोई नहीं आता है तो, मतलब अगर ऐसा किया आप लोगों ने फर्स्ट ईयर डिविडेंड क्लेम नहीं किया, फर्स्ट ईयर डिविडेंड क्लेम नहीं किया, सेकेंड ईयर आप लोगों ने डिविडेंड क्लेम कर दिया है, एंड उसके बाद आप लोगों ने थर्ड ईयर पे वापस से डिविडेंड क्लेम नहीं किया, फोर्थ ईयर आप लोगों ने क्लेम नहीं किया, फिफ्थ ईयर आप वापस से क्लेम कर रहे हो, फिर उसके बाद वापस से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये ऐसा बीच बीच का साइकिल है आपका। तो यहां पे 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स नहीं हो रहे, तो 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब है कि जब भी आप लोगों ने क्लेम नहीं किया है वहां से बैक टू बैक 7 साल आप लोगों ने क्लेम नहीं करना चाहिए, तब जाके ये सब कुछ होगा। अगर बीच में आए, बीच में चले गए, होता है ना वो जिंदगी में थोड़ा सा, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बीच में ही आते हैं बीच में चले जाते हैं, तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं वैसे वाले लोग नहीं, वो वैसे वाले जो लोग होते हैं वो आईपीएफ में नहीं जाते, वो बीच बीच में अटक के रखते हैं ना सबको, तो अटका के रखा है तो अटका के रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको समझना है बैक टू बैक 7 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स अगर कोई नहीं आता है तब जाके आप लोगों को उसको हमेशा के लिए बाय बाय बोलना है। तो ये 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। अब जब भी कभी पे होगा आप, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको सेक्शन नंबर 123(5) में कि ये किसको पे होगा और कैसे पे होगा। तो ये पूरा एक टाइमलाइन है, अगर इस टाइमलाइन में गड़बड़ होती है, अगर इस टाइमलाइन में कोई भी गड़बड़ होती है तो उस हिसाब से एक्शन होगा। कि जैसे आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर नहीं किया, कंपनी ने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया, 12% इंटरेस्ट पे कर दो, तो आप लोगों को पूरा ये टाइमलाइन जो है एग्जाम में यहाँ पे एक तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, और दूसरा अगर कभी गलती से अगर लगा कि इंस्टीट्यूट को कि यहाँ पे केस स्टडी बनाना है, तो ये वाला जो 7 इयर्स का जो पॉइंट है जहां पे आईपीएफ में वो 7 सालों के लिए जाता है, यहां पे बस ध्यान रखना 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए नहीं आया तो ही जाएगा, तो यहां से केस स्टडी बनेगा जो अभी मैंने आप लोगों को यहां पे बताया। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस है जो यहां से आते हैं ज्यादा करके, तो आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, अब ये पूरा चार्ट पहले आप लिखो, फिर और एक बार हम लोग पूरा चार्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है। पूरा चार्ट लिखो एक बार।
डन, फटाफट लिखो, चलो खत्म करते हैं, 2 मिनट और आप लिखो, फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट। डन, चले गया। ये कौन सा था? ये था तुम्हारा सेक्शन नंबर 124। अब सेम चीजें वापस से पढ़ेंगे जो लिखी हुई है कहा तुम्हारे नोट्स में, मेन मॉड्यूल में एंड सेक्शन नंबर 124 में। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले पूरा टाइमलाइन दिमाग में होना चाहिए, बिना देखे याद करो। सबसे पहले क्या हुआ था? आप लोगों को शेड्यूल बैंक अकाउंट में डालना था 5 दिनों में। ये कहां लिखा है? लेकिन 124 में नहीं लिखा है। ये कहां लिखा है? ये लिखा है सेक्शन नंबर 123 में। सेक्शन 123 सब सेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि आप लोगों को 5 दिन में पैसा वहां पे ट्रांसफर करना है। अब यहां पे ऊड़ा में कब जाएगा? ऊड़ा में जाएगा अगर आप लोगों को 30 दिन में जो पैसा ट्रांसफर करना था वो आप अगर नहीं करते हो 30 दिन में, और मतलब कर देते हो लेकिन कोई क्लेम करने के लिए नहीं आता, मतलब पे नहीं कर पा रहे हो आप, तो अगर पे नहीं कर पा रहे हो तो 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा ऊड़ा में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। जब भी ऊड़ा में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा 7 दिनों के लिए और कोई भी नहीं आया है आप लोगों के पास टू चेक कि यार कहां पे आपका कुछ डिविडेंड तो बचा तो नहीं है ना, लेना है, क्लेम करना है, नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया, तो आपके पास 90 डेज का टाइम होगा। 90 डेज का टाइम किस बात के लिए होगा? कि आप लोगों को एज अ कंपनी एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें सारे डिटेल्स दिए जाएंगे एंड वो सारे डिटेल्स देने के बाद आप लोगों को वो डिटेल्स सारे के सारे वेबसाइट पे डालने हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया हुआ वेबसाइट होगा वहां पे एंड अलोंग विद दैट कंपनी के वेबसाइट पे। ये होने के बाद अगर आप लोगों ने ये 12% वाला पॉइंट 1 मिनट ये ले, अगर ऐसा हुआ कि ऊड़ा अकाउंट में 7 सालों के लिए, लेकिन ये 7 कैसे? कॉन्जिकेटिव 7 इयर्स, याद रखना, बैक टू बैक 7 इयर्स चाहिए। तो कॉन्जिकेटिव 7 इयर्स अगर होंगे तो कॉन्जिकेटिव 7 इयर्स के टाइम पे अगर कोई भी नहीं आता है तो वहां पे आप लोग कहां पे पैसा ट्रांसफर करोगे? आईपीएफ करके एक अकाउंट है जो हम लोग आगे देखेंगे 125 में, तो आईपीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा 7 कॉन्जिकेटिव ईयर्स। एंड इट इज क्लैरिफाइड दैट in case of any of the dividend is paid or claimed for any of the year during the said period of 7 consecutive years, the shares shall not be transferred to
आईपीएफ, शेयर शैल नॉट बी ट्रांसफर टू आईपीएफ, बट कब, अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के बीच में ही कोई आया तो, अगर नहीं आया तो सीधा सीधा ट्रांसफर कर देना शेयर्स भी आईपीएफ अकाउंट में। अब जब ये आप लोग ये कर रहे हो उस टाइम पे अगर ऊड़ा अकाउंट में अगर आप लोगों ने ट्रांसफर नहीं किया है या शेड्यूल्ड बैंक सेपरेट बैंक अकाउंट बना के आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो सीधा सीधा कितना 12% का आप लोगों को इंटरेस्ट देना है। 12% का इंटरेस्ट आप लोगों को मतलब कंपनी को 12% का इंटरेस्ट देना है। तो ये याद रखना। ये कौन सा था? ये था सेक्शन नंबर 124। अगर इस सेक्शन में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो आप लोगों को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक पहुंचे? अब जो बचे हुए सेक्शंस है उनको कंप्लीट करेंगे। यहां पे एक 124 का पेनल्टी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी कंपनी ये यहां पे 124 में डिफॉल्ट करेगा उसको 1 लाख रुपए का पहले तो हर्जाना देना है एंड अलोंग विद दैट 500 रुपीज ईच डे। जब तक आप लोग डिफॉल्ट कंटिन्यू कर रहे हो तब तक, बट मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ही देना पड़ेगा। एंड जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व होगा उसको 25,000 देने हैं एंड 100 रुपए देने हैं रोज के जब तक आप डिफॉल्ट कर रहे हो तब तक के लिए। एंड मैक्सिमम ये कब तक जा सकता है अमाउंट? 2 लाख तक। अब ये पेनल्टी याद रखना जरूरी है या नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आएगा क्योंकि बहुत सारे पेनल्टीज है आपके पूरे के पूरे सीए इंटर सिलेबस में। तो पर्सनली मैं यही कहूंगी कि आप लोगों का अगर जो नंबर्स के साथ अगर आप लोगों का अच्छा है, याद कर पाए, वेल एंड गुड, करो। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको पेनल्टी याद नहीं हो रही है और वो एक सेक्शन का पेनल्टी कुछ और लिख रहा है जहां पे वो दूसरे सेक्शन का पेनल्टी है कहीं और चिपकाया जा रहा है, तो ऐसे अगर आप लोग कर रहे हो तो वो गलत करोगे। तो उससे अच्छा लिखो ही मत। अगर गलत लिखने के लिए जाओगे तो मार्क्स कटेंगे, तो उससे अच्छा है गलत कोशिश भी मत करना लिखने की। नहीं याद आया मत लिखो, चलेगा, लेकिन गलत मत लिखो। याद आया सबसे बेस्ट है। तो याद करना है या नहीं वो आपके ऑप्शन पे है। अगर करोगे लिखोगे तो एक हाथ दूसरा मार्क तो वैसे ही मिलेगा, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो रिस्क लेना है या नहीं लेना है वो आप लोगों का चॉइस है। पर्सनली मैंने एज अ स्टूडेंट कभी पेनल्टी याद नहीं किए थे अनलेस अदरवाइज फैकल्टी ये ना बोले कि ये पेनल्टी बहुत अच्छे से करके जाओ। तो जो भी 2-4 पेनल्टीज है वो मैं बहुत अच्छे से करके गई थी, बट अदरवाइज मैं पेनल्टी पर्सनली याद नहीं करती थी। बट ये मेरा चॉइस था, ये रिस्क मेरा था कि यार ठीक है वो 1-2 मार्क्स गए तो चलेगा, मैं वो उसकी जगह पे उतना टाइम जितना भी मुझे पेनल्टी याद करने में लगेगा मैं कहीं और डाल देती हूँ और वो कहीं और डालने के बाद 10 और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लूंगी, उसमें से 4-5 मार्क्स मैं वहां पे निकालूंगी। ये मेरा स्ट्रेटेजी था। आप लोगों के लिए क्या वर्क करेगा ये आप लोगों को अपने लिए डिसाइड करना है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 125 जो कि बात करेगा आईपीएफ के बारे में। आईपीएफ एक ऐसा अकाउंट है जो गवर्नमेंट के पास होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है इसमें क्या क्या पैसा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा पैसा जाएगा और ये जो पैसा गया है ये पैसा कहां कहां यूटिलाइज होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले ये लंबी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आया तो, बट ठीक है ऐसा नहीं है कि हर अटेम्प्ट में आता ही है, बट मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि अगर आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। तो कौन कौन सा पैसा है जो आईपीएफ अकाउंट में जाएगा? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी भी तरीके का कोई ग्रांट दिया है या फिर डोनेशन दिया हुआ है, क्या किया हुआ है? या तो ग्रांट या तो फिर डोनेशन दिया होगा तो वो। दूसरा जनरल रेवेन्यू अकाउंट जो बनाया जाता है 205A सबसेक्शन 5 बाय कंपनीज एक्ट 1956, ये अब आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, 1956 खत्म होके जमाना हो चुका है। अमाउंट लेड इन ऊड़ा अकाउंट, ऊड़ा अकाउंट का जो भी पैसा होगा वो। दूसरा नेक्स्ट आईपीएफ अंडर सेक्शन 205C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अब ये जो 1956 वाले हैं ये लिखने के पीछे रीजन क्या है? ये लिखने के पीछे तब का प्रोविजन है, मतलब जब नया नया 2013 आया था तो पुराने एक्ट के अंडर जो ऊड़ा बना उसका क्या, तो इसीलिए उस अकाउंट का जो भी पैसा है वो यहां पे ट्रांसफर होगा, ये बताने के लिए सेक्शन आया है। ठीक है, ये तब के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी के लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट नहीं है। तो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी ग्रांट दिया वो, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डोनेशन दिया वो, तीसरा ऊड़ा अकाउंट में जो भी पैसा ट्रांसफर हुआ वो। ऊड़ा अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट, ऊड़ा अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो भी अमाउंट आपको मिला है,
ठीक है। अमाउंट किसमें मिला है आप लोगों को? डिसगॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, जो कि सीज किया हुआ है। सीज किसका किया हुआ है? जो पर्सन कन्विक्ट है फॉर द पर्सोनेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब क्या है यहाँ पे? हेरा फेरी, इलीगल काम किया हुआ है। डिसगॉर्जमेंट का मतलब होता है इलीगल गेन्स। क्या होता है? इलीगल गेन्स। तो अगर इलीगल तरीके से किसी ने भी कोई भी पैसा लिया है, तो अगर कोई भी पैसा इलीगल तरीके से कमाया जाएगा तो वो भी यहां पे ट्रांसफर होगा। उसके अलावा ये वाले जो पॉइंटर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पॉइंटर्स में है क्या? ये पॉइंटर्स सारे के सारे एक पॉइंट है कि सब में 7 इयर्स वाला पॉइंट कांस्टेंट है। अब ये 7 इयर्स हर जगह के साथ साथ अलग है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप 7, 8, 9 देखोगे तो ये ग्रुप बनाया मैंने। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में क्या लिखा है कि अगर आप लोगों का जो भी पैसा है, जो एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, एप्लीकेशन मनी मिला तो सही, रिसीव हुआ कि जिससे आप लोगों को अलॉट करने थे सिक्योरिटीज, लेकिन आप लोगों ने सिक्योरिटी अलॉट नहीं किए हैं, आप लोगों को उसका रिफंड करना था। उल्टा आप लोगों को उसका उल्टा क्या करना था? रिफंड करना था। और वो रिफंड करना था, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने वो रिफंड नहीं किया है, और कितने टाइम के लिए नहीं किया है? 7 सालों तक नहीं किया है, जब भी पैसा ड्यू था वहां से। तो जब भी कभी आप लोगों को देखो, बेसिकली वो क्या बोलना चाहता है, यहां पे मेरे पास क्या आया है? एप्लीकेशन मनी आया। यहां पे क्या आया मेरे पास? एप्लीकेशन मनी आया। अब उसके बाद अलॉटमेंट होना था। अलॉटमेंट तो मैंने करा नहीं है, एज ए कंपनी अलॉटमेंट नहीं किया है। तो अगर अलॉटमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट ना होने की वजह से ये रिफंड करना था एप्लीकेशन मनी का। एप्लीकेशन मनी का रिफंड करना था, ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी भी वो पैसा पे करने के लिए कोई भी क्लेम नहीं कर रहा। ठीक है, कोई क्लेम भी नहीं कर रहा, कंपनी ने भी पे नहीं किया, और ऐसा ही चलता रहा 7 सालों तक। ऐसे ही चलता रहा कितने टाइम के लिए? 7 सालों के लिए। तो यहां पे लिखा हुआ है वेरी क्लियरली, अगर कोई भी अमाउंट रिमेन अनक्लेम्ड और अनपेड फॉर 7 years फ्रॉम द डेट व्हेन इट बिकम्स ड्यू, जब भी कभी ड्यू हुआ वहां से 7 सालों तक अगर कोई भी अमाउंट ड्यू होता है और वो वैसे ही पड़ा है, जो कि एप्लीकेशन मनी जो रिफंड करना था, तो वो जो भी पैसा होगा वो आपके आईपीएफ में जाता है। वो आपके कहां पे जाएगा? आईपीएफ में जाएगा। सिमिलरली जो मैच्योर्ड डिबेंचर्स, मैच्योर डिपॉजिट्स एंड मैच्योर डिबेंचर्स होते हैं, वो तक मैच्योर डिपॉजिट्स यानी कि 73, 74 के अकॉर्डिंगली वो सारा कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैच्योर डिपॉजिट्स या मैच्योर डिबेंचर्स होंगे, वो भी पे करने थे, लेकिन कोई आया ही नहीं, ना हमने पे किया, 7 सालों तक वैसे ही पड़ा है पैसा, डाल दो आईपीएफ में। तो आपको समझना है ये जो पैसे हैं ये कब से जाएंगे? 7 सालों तक अगर अनक्लेम्ड रहते हैं या अनपेड रहते हैं तब जाएंगे। कौन से 3? एप्लीकेशन मनी जाएगा, दूसरा मैच्योर्ड डिपॉजिट जाएगा, एंड तीसरा मैच्योर्ड डिबेंचर्स जाएगा। अब ये होने के बाद इन पर अगर कोई इंटरेस्ट होगा, इन पर अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो वो इंटरेस्ट तक ट्रांसफर होगा। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो सेक्शन 124 में आप लोगों ने डिविडेंड वर्ड के साथ साथ और एक वर्ड लिखा था इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट क्यों लिखा था? इसकी वजह से कि डिबेंचर्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं जिन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो वो जो इंटरेस्ट जो अनपेड रहता है या अनक्लेम्ड रहता है वो 7 सालों तक अगर वैसे ही रहता है तो आईपीएफ में वो पैसा ट्रांसफर होता है। इसीलिए सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑफ द फ्रैक्शनल शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ द इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, मर्जर्स एंड अमालगमेशन। अगर कोई भी फ्रैक्शनल शेयर्स होते हैं, पुराने जमाने में एक्चुअली होता था, फ्रैक्शनल शेयर्स काफी आते थे कि 1.25 शेयर्स या ऐसे फ्रैक्शनल शेयर्स आते थे। तो ये जो फ्रैक्शनल शेयर्स है उनका जो सेल प्रोसीड्स है, मतलब क्या, फ्रैक्शनल शेयर जो भी है उसको अगर बेच देते हो तो जो भी आपको सेल का पैसा मिलना चाहिए, या फिर बोनस शेयर्स है, मर्जर्स है, अमालगमेशन है, तो यहाँ पे जो पैसा मिलना है था आप लोगों को वो 7 साल या उससे ज्यादा के लिए अनपेड या अनक्लेम्ड है। या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को आप लोगों को रिडीम करना था, रिडीम नहीं किया, 7 साल के लिए वो पैसा वैसा ही पड़ा है। या फिर जो भी शेयर्स जो है उसका कोई डिविडेंड ही क्लेम करने के लिए नहीं आया 7 सालों तक, तो 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए तब भी कोई नहीं आया है, तब भी आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे पैसा ट्रांसफर करना है आईपीएफ अकाउंट में। अब ये जो 7 ईयर्स है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 7 ईयर्स का वैसे देखा जाए तो जब भी ड्यू हुआ वहां से 7 साल का टाइम सब में कॉमन है, लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे वर्ड, जैसे वर्ड यूज किया कॉन्जिक्यूटिव,
यहाँ पे वर्ड किया हुआ है 7 years और मोर, यहाँ पे किया हुआ है 7 years फ्रॉम ड्यू डेट। तो ये अलग अलग लॉ में आप लोगों को लिख के दिया है, मतलब सबका एक ही होता है, जब भी ड्यू होगा वहां से 7 सालों की बात हो रही है, जब भी ड्यू होगा वहां से 7 सालों तक के लिए कोई क्लेम नहीं कर रहा, कोई अनपेड है पूरा का पूरा, तो फिर आप लोगों को आईपीएफ अकाउंट में डालना है। ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है, तो बस लेकिन फिर भी अलग लिखने का रीजन मैंने बताया। तो ये 7 साल का पूरा जो समरी है वो बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन मनी का जो कि आप लोगों को रिफंड करना था, दूसरा एप्लीकेशन मनी के बाद जो डिपॉजिट्स थे तुम्हारे जो मैच्योर हो चुके हैं, जो डिबेंचर्स है जो मैच्योर हो चुके हैं, शेयर्स है जिन पर डिविडेंड कोई क्लेम ही नहीं कर रहा 7 सालों तक का, या फिर जो तुम्हारा फ्रैक्शनल शेयर्स है उनके सेल प्रोसीड्स है, बोनस शेयर्स या जो भी अमालगमेशन वाले जो है, एंड प्रेफरेंस शेयर्स है जो कि रिडम्पशन के लिए आए हैं लेकिन फिर भी 7 सालों तक रिडीम नहीं हो रहे। तो इन सब का जितना भी पैसा होगा कहां जाएगा, आईपीएफ में जाएगा। ये तो आप लोगों को याद रह ही जाएगा क्योंकि 7 साल है, तो 7 सालों की वजह से ये सारी चीजें याद रखना आसान हो जाती है। उसके बाद ये जो पैसा है ये यूटिलाइज कहाँ होगा, पैसा पे तो करना इज ओके, पैसा पे करना या क्रेडिट होना इज ओके, बट पैसा क्रेडिट हुआ तो गवर्नमेंट ने यूज भी तो करना चाहिए जनहित में जारी के लिए। ऐसा नहीं है ना कि जो पैसा आप लोगों को मिला है वो आप लोग आपके पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लो, गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर सकता। तो ये पैसा यूज कहां होगा वो बहुत मैटर करता है, और वो पैसा यूटिलाइज होने वाला है यहाँ पे। और वो पैसा यूटिलाइज कहां हो रहा है, सबसे पहले रिफंड देने के लिए। किस बात का रिफंड दिया जा रहा है, अगर कोई भी अनक्लेम डिविडेंड कल जाके कोई क्लेम करने के लिए आता है तब, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, या फिर जो भी एप्लीकेशन मनी जो कि रिफंड करना था, जो कि आप आईपीएफ में डाल चुके हो लेकिन बाद में जाके कोई आया, तो उसको आप लोगों को क्या करना है, रिफंड करने के लिए आप लोगों को वो आईपीएफ का पैसा यूज करना है। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल बता रही हूं इसमें, ठीक है। मेरे पापा के कुछ शेयर्स थे, ठीक है, जो कि पुराने जमाने में तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे, तो उनके पास जो थे वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट थे जो कि डीमैट में ट्रांसफर नहीं थे, जो कि क्या है, डीमैट में ट्रांसफर नहीं किए थे। डीमैट तो स्टार्ट कर दिया था पापा का बहुत पहले हम लोगों ने, बट कुछ शेयर सर्टिफिकेट बच गए थे उनके। अब वो बाद में जाके पता चला कि ये शेयर सर्टिफिकेट तो वैसे ही पड़े हुए हैं जिनको हमने डीमैट में कन्वर्ट किया ही नहीं। अब उन पर जो डिविडेंड आ रहा है, अब अगर डीमैट में नहीं है तो कंपनी के पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और कंपनी के पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो 7 सालों के लिए, तो 7 सालों के लिए वो सारा का सारा डिविडेंड हमने कभी क्लेम किया ही नहीं, क्लेम नहीं किया। और इसीलिए जब 7 साल खत्म हो रहे थे ना, उससे जस्ट पहले हम लोगों को रिलायंस का ही कोई तो कंपनी था, कोई तो रिलायंस का ही, सब ग्रुप कंपनी में से कोई तो रिलायंस का एक कंपनी था, तो उसने क्या किया, हम लोगों को लेटर भेजा कि अगर आप लोगों ने ये शेयर्स का ये जो प्रोसीजर है ये अगर आप नहीं करते हो तो हम सीधा उसको कहां डाल देंगे, आईपीएफ में डाल देंगे। इस बात का नोटिस मेरे घर पे आया था। अभी लैपटॉप में शायद नहीं होगा वो नोटिस, बट अगर आप लोगों को मुझे कभी मिला तो मैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स आप लोगों को दिखाऊंगी वो नोटिस प्रॉपर। और मैंने उसको रिप्लाई करके फिर बाद में जाके एक्चुअल में था क्या ना, सिर्फ 2 शेयर्स थे। अभी जब मैं 2 शेयर्स के लिए सब ये एप्लीकेशन कर रही थी, उस टाइम पे हुआ क्या कि उन्होंने जो मुझे रिप्लाई में दिया कि आप लोगों को आपको ये प्रोसीजर पूरा करना है। तो जब प्रोसीजर देख रही थी मैं, फिर पता चला कुछ बैंक से कुछ ना डॉक्यूमेंट्स लाने हैं और उस पे बैंक का साइन चाहिए, और उसके लिए बैंक भी अलग से पैसा चार्ज करता है। अब बैंक जो पैसा चार्ज कर रहा था वो शेयर के प्राइस के कंपैरिजन से बहुत ज्यादा था। तो मैंने बोला यार कोई सेंस ही नहीं बनता, रैशनल डिसीजन सीधा कि डिमैट जो भी शेयर्स है वो जाने दो, जितना भी डिविडेंड आया वो भी जाने दो, क्योंकि जो प्रोसीजर करने के बाद जो आप लोगों को पैसा देना है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू शेयर का वैल्यू। और 2 ही शेयर्स थे, फिर बोला कहां मगजमारी करेंगे, छोड़ दो। तो इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया, मैंने आगे का प्रोसेस नहीं किया। बट आपको समझना है कि आईपीएफ से भी क्लेम हो सकता है, हाँ उसका एक प्रोसीजर होता है, वो पूरा करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ता है, बैंक से सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, उसके बाद आप लोग क्लेम कर सकते हो। तो ये वाला जो है ना अनक्लेम डिविडेंड, ये रिफंड जो मांगा जा रहा है, ये रिफंड ऑफ अनक्लेम डिविडेंड कहां से आता है, अगर किसी को लेट, अगर किसी को याद आया कि यार हाँ हम लोगों को ना पैसा लेना था, तो अगर ऐसा कभी लेट आप लोग को याद आया, आपको रियलाइज हुआ, कहीं कुछ छुपा के रखी हुई चीजें आप लोग के सामने आती है, तो आप लोगों को अगर क्लेम करना है करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे करोगे, उसका प्रोसीजर फॉलो करके। तो रिफंड कर सकते हैं आप लोग आईपीएफ अकाउंट से किस चीजों का, कौन कौन सी चीजों का, एक तो डिविडेंड का,
जो भी मैच्योर डिपॉजिट्स थे उनका, मैच्योर डिबेंचर्स है उनका, या फिर जो एप्लीकेशन मनी पर जो अलॉटमेंट किया नहीं उसका अगर रिफंड देना था तो वो रिफंड दे सकते हो। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स जो है उनके एजुकेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए ये जो प्रमोशन किया जाता है उस प्रमोशन के लिए भी आईपीएफ से पैसा यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्जमेंट अमाउंट अमंग द पर्सन हु सफर्ड द लॉस। इलीगल तरीके से अगर आपने कुछ पैसा कमाया है, डिसगॉर्जमेंट मतलब आपको बताया मैंने इलीगल गेन, तो इलीगल तरीके से अगर आपने पैसा कमाया है तो कोई ना कोई सफर किया होगा आपकी वजह से। तो अगर जिसने भी सफर किया है यहां से लो, क्रेडिट करो और उस पर्सन को दो जिसने लॉस को सफर किया होगा। उसके अलावा रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस ऑफ एनी क्लास एक्शन सूट अंडर सेक्शन 37 एंड 245। क्लास एक्शन सूट का मतलब समझाती हूँ। क्लास एक्शन सूट का मतलब क्या होता है ना, अगर आप लोगों ने कभी गलती से देखा होगा, इवन इंस्टाग्राम पे वगैरह भी आता है कि अगर आप लोगों को मतलब मुझे कोई कंप्लेंट है, ठीक है, वैसी कंप्लेंट किसी और को भी है, सेम कंप्लेंट किसी तीसरे बंदे को है, चौथे बंदे को है, पांचवें बंदे को है, तो ऐसे एक कंप्लेंट है जो सबके लिए है। तो जो जब सबका कंप्लेंट होता है तो आप लोग जब पिटीशन साइन करते हो, मतलब जो भी आप लोगों को केस वगैरह कुछ फाइल करना है, सूट फाइल करना है, तो आप लोग क्या करते हो, ग्रुप से आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप से केस फाइल करना है। तो जब भी आप लोग ये स्पेशल ग्रुप बनाकर आप जब केस फाइल करने जाते हो उसको बोला जाता है क्लास सूट, ठीक है। ये जो क्लास एक्शन सूट होता है, क्लास एक्शन सूट का मतलब होता है अंडर सेक्शन 37 एंड 245 के अंडर का क्लास सूट एक्शन, मतलब ग्रुप लेकर जा रहे हो केस फाइल करने के लिए, तो उसके अंडर जो भी लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, यूजुअली उनके साथ गलत होता है तब वो जाते हैं, तो उसके अंडर जो भी लीगल एक्सपेंसेस किए जाएंगे उसके लिए भी ये पैसा यूज होगा, या फिर कोई भी पर्पस जो कि रूल्स 2016 आईपीएफ रूल्स 2016 में बताया है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ही इंपॉर्टेंट है, रूल्स में क्या लिखा है वो जानने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 रीजन से आप लोग क्या कर सकते हो, पैसे का यूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये जो आईपीएफ है ये बनता कैसे है, कौन कौन लोग होते हैं इसमें और वो क्या क्या काम करते हैं, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर मुझे एमसीएन आईपीएफ अगर मैं आईपीएफ वेबसाइट पे जाती हूँ, ठीक है, आईपीएफ में यहाँ पे अबाउट अस में जाओ, अबाउट अस में आपको मिलेगा कि आईपीएफ क्या करता है, उसके की इनिशिएटिव्स क्या है, अचीवमेंट क्या है, आईपीएफ की अथॉरिटी कौन कौन है, अभी के लिए अभी का अथॉरिटी कौन है, एक डेजिग्नेशन कौन है, ये मिसेस दीप्ति मुखर्जी जो कि एक एक्स ऑफिशियो है, चेयरपर्सन है, ठीक है। ये न्यू दिल्ली की एक्स ऑफिशियो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है यहाँ की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एज ए चेयरपर्सन होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले लोग इधर आते हैं। उसके अलावा सीईओ है, कौन है ये, अनीता शाह करके है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है एमसीए की, वो है। एंड अलोंग विद दैट 6 और मेंबर्स आपको मिलेंगे। तो टोटल आप लोगों को अगर आप नोट करोगे यहां पर भी आपको सेम पॉइंटर मिलेंगे कि एक चेयरपर्सन होगा जो कि एक्स सीईओ होगा, जो कि सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, चेयरपर्सन हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ एंड अदर मेंबर्स हुए। बट ये 7 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये जो 7 है, ये 7 बनता कैसे है, एक चेयरपर्सन प्लस 6 अदर मेंबर। इसीलिए आप लोगों ने नोट किया होगा तो यहाँ पे सिर्फ 6 मेंबर्स ही है। ये 6 मेंबर्स क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम 7 ही चलेंगे और 7 में एक ऑलरेडी तुम्हारा चेयरपर्सन होता है, तो 6 मैक्सिमम मेंबर्स चलते हैं। तो ये जो मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स एक्चुअल में चूज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये लोग क्या करेंगे, ये फंड में, आईपीएफ फंड में जो भी पैसा है ना, उसको कहां पे कब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं। इनके पास वो पूरा पावर होता है कि कहां पे हम लोग डिसाइड, कहां पे हम लोग ये पैसा जो है वो स्पेंड करेंगे। ये जब भी ये सारी चीजों को मैनेज करते हैं उस टाइम पे उनको सारा डिटेल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और उसका ऑडिट भी होता है कैग से। कैग इज कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल। ये क्या है ये हम लोग देखेंगे बट ऑडिट वाले चैप्टर में, लास्ट वाले चैप्टर में। तो अकाउंट किया जाएगा, जिसका अकाउंट्स बनाए जाएंगे, जिसका ऑडिट होगा। ऑडिट कौन करेगा, कैग करेगा। Audited accounts and audit report shall be forwarded annually by the authority to central government। क्या लिखा हुआ है, ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगा, ऑडिटेड अकाउंट्स भी होंगे। किसको भेजेंगे आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन भेजता है वैसे, ये भेजता है कैग,
ये कौन भेजता है? कैग भेजेगा। ऑडिट रिपोर्ट भी एंड ऑडिटेड अकाउंट्स भी किसको भेजेगा? कैग को। और उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाता है? एक प्रॉपरली एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट बनाया जाएगा कि जो भी आप लोगों ने अकाउंट्स बनाए हुए हैं उसके बेसिस पे फुल इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा। एनुअल रिपोर्ट टू बी फॉरवर्डेड टू सीजी एंड एनुअल, ये जो भी आप लोगों ने रिपोर्ट बनाया है सीजी का, सीजी को जो फॉरवर्ड किया है, ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट तक जाता है। क्योंकि देखो एट द एंड ये गवर्नमेंट का एरिया है, तो गवर्नमेंट का एरिया है तो लोकसभा राज्यसभा में पता होना चाहिए है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि एनुअल रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट जो भी है जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाना चाहिए वहां पर भी ये जाएगा। तो पहले कैग बनाएगा, कैग ऑडिट करेगा, ऑडिट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कहां पे लेके जाएगा? हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लेके जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि सेक्शन 125 में लिखा हुआ है। आपको याद करने के पर्सपेक्टिव से हाँ याद कर लो, बट अगेन यहां पे याद करते टाइम पे मिसलेनियस पॉइंट से इतना ध्यान रखना, ये कोई ऐसा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। अगला सेक्शन नंबर 126, ये हो गया तुम्हारा कौन सा? सेक्शन 125, जो कि पूरा का पूरा किसके बारे में बात करता है? आईपीएफ में कौन मेंबर्स होंगे, क्या कहां से पैसा आएगा, कहां पे पैसा जाएगा, वो सारी बातें हुई जो सेक्शन नंबर 125 की थी। ठीक ठाक सेक्शन। अब बढ़ेंगे आगे जहां पे हम बात करेंगे सेक्शन 126 जो कि इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन 127 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऑल्सो एंड रियल लाइफ ऑल्सो। ठीक है, सेक्शन 126 एनर्जी इन द क्लास, यस। सेक्शन 126 किसके बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 126 बात करता है राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अबेयंस का मतलब होता है सस्पेंशन। वो बोलते हैं ना, पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं तुम्हारा सस्पेंशन लेटर आया है। सस्पेंशन लेटर मतलब क्या? सस्पेंड करना मतलब क्या है? कुछ ड्यूरेशन के लिए उसको साइड पे रखना। क्यों? क्योंकि कुछ तो कांड हुआ होगा तब जाके ऐसे साइड पे रखा जाता है। तो ये क्या बात करना चाहता है वो समझो। सेक्शन 126 in any of the instrument, in case of any of the instrument of transfer of share has been delivered by the shareholder, has been delivered by the shareholder for the registration and transfer of such shares has not been registered by the company. क्या हुआ है? यहां पे दो लोग हैं, यहां पे क्या है? दो लोग हैं, ठीक है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को शेयर्स क्या किए हैं? ट्रांसफर किए हैं। शेयर्स क्या किए हैं? ट्रांसफर किए। तो ये बन जाएगा ट्रांसफरर, ये बनेगा ट्रांसफरी, बराबर। अब जब ये ट्रांसफरर ट्रांसफरी बने उस टाइम पे क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 126 एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट of transfer of shares has been delivered to the shareholder for registration and the transfer of such registration has not been registered by the company. ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंट तो दिए लेकिन अभी तक रजिस्टर हुआ है क्या? नहीं हुआ। ट्रांसफरी का नाम अभी भी रजिस्टर नहीं हुआ। कोई भी रीजन से हो सकता है। कौन से रीजन से हो सकते हैं? जहां पे कंपनी रजिस्टर करने से पहले सोचेगा कि जैसे मैंने जिसको ट्रांसफर किया है वो बाहर का बंदा, एनआरआई बंदा है, तो कंपनी सोच सकता है कंपनी इमीडिएटली ट्रांसफर करे T+1 में, जरूरी है क्या? नहीं। तो यहाँ पे जब भी कभी शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर तो मैंने कर दिए लेकिन रजिस्टर नहीं हुए। ट्रांसफर मैंने कर दिए लेकिन रजिस्टर नहीं हुए। द ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट unless the authorized by the registered shareholders of such shares in writing to pay such dividend to the transferee specified in the instrument of transfer, and in addition to that keep in abeyance in relation to such shares any of the offer of right shares issued under section 62 subsection 1 clause A and any issue of fully paid up shares in pursuance of first proviso to section number 123(5). कितना अच्छे से लिखा है, कितना समझ में आया? समझ में आना ही डिफिकल्ट है। और इतना सही सेक्शंस है, इतना सही सेक्शन है लेकिन शब्द बहुत खराब है। ठीक है, शब्द बहुत खराब है। तो एक काम करेंगे, पहले वापस से पूरा सेक्शन पढ़ो, फिर एक एक शब्द को आपको समझाऊंगी। पहले सेक्शन पढ़ो।
पढ़ लिया? पढ़ा? अब क्या समझना है, ध्यान से देखो। एक ट्रांसफरर है, एक ट्रांसफरी है, ठीक है, शेयर्स ट्रांसफर किए एंड उसके साथ साथ रजिस्टर करने के लिए भी दिए कंपनी को, लेकिन कंपनी ने रजिस्टर किए ही नहीं, कंपनी डिड नॉट रजिस्टर। अब कंपनी ने अगर रजिस्टर नहीं किए हैं तो अभी भी ट्रांसफरर का नाम ही सब जगह पे होगा, करेक्ट है। और ऐसे टाइम पे ऐसे जो शेयर्स है जो कंपनी ने रजिस्टर नहीं किए अभी तक ट्रांसफरी के नाम पे, उन पर पहले तो डिविडेंड डिक्लेयर होता है और डिविडेंड पे करना है, ठीक है। या फिर उन्हीं शेयर्स पर राइट शेयर्स, जो कि हम लोग सीखेंगे सेक्शन नंबर 62 के अंडर, सेक्शन नंबर 62 के अंडर राइट शेयर्स भी उस पर डिक्लेयर हो रहे हैं, ठीक है। या फिर इसके साथ साथ बोनस शेयर्स भी इशू हो रहे हैं, बोनस शेयर्स, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे ये जो बोनस शेयर्स है या ये जो राइट शेयर्स है, ये जो शेयर्स है इन दोनों को क्या किया जाएगा, अबेयंस में रखा जाएगा। अबेयंस मतलब क्या है, इनको क्या किया जाएगा, इनको स्टे ऑर्डर लगेगा, मतलब इनको सस्पेंस में रखा जाएगा कि यार रुको, इनको इमीडिएटली कहीं और भी ट्रांसफर मत करो, पहले चेक करो, पूरा इंस्पेक्शन करो। लेकिन जो डिविडेंड होता है उसको सीधा ऊड़ा अकाउंट में डाल देते, उसको क्या कर देते हैं, ऊड़ा अकाउंट में डाल देते हैं। बट ये ऊड़ा अकाउंट में तब नहीं जाएगा, ये ऊड़ा अकाउंट में तब नहीं जाएगा अनलेस इफ द ट्रांसफरर specify that dividend should be paid to the transferee, then company bound to do so। मतलब अगर जो ट्रांसफरर है वो क्या बोल रहा है कि भाई रुको, कंपनी एक काम करो, शेयर्स को तुम साइड पे रखो, शेयर्स को ट्रांसफर करना है नहीं करना है उस पे हम लोगों का जो भी चल रहा है वो चलने दो, साइड पे रखो। लेकिन जब बात करेंगे डिविडेंड पे, तो डिविडेंड को ऊड़ा में यूजुअली डाला जाएगा, लेकिन ऊड़ा में मत डालो। ट्रांसफरर क्या बोलता है, अनलेस इफ द ट्रांसफरर स्पेसिफाई कि भाई डिविडेंड जो है वो ट्रांसफरी को ही जाएगा, तो डिविडेंड को ट्रांसफरी को भेज दो। इट इज एज गुड एज असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट, इट इज एज गुड एज व्हाट, असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट, कि जो भी शेयर्स आपने बाय किए थे उस पर जो आपको डिविडेंड मिलने वाला है वो आपकी जगह पे किसी और बंदे को जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन 5, जहां पे बहुत क्लियरली लिखा था कि या तो शेयर होल्डर को जाए, या तो फिर उसके ऑर्डर से किसी और को जाए, या तो फिर बैंकर को जाए, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पे जब ऑर्डर किया गया, जहां पे किसी और के नाम से ऑर्डर करना क्या कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है क्या, नहीं। जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है वो किसी और के नाम से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोल सकता है कंपनी को कि डिविडेंड उसके अकाउंट में डाल दो, तो डालना पड़ेगा, हाँ। तो यहाँ पे ऊड़ा में तब नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सेक्शन नंबर 126 में जब भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करना है शेयर का, लेकिन वो रजिस्टर करने के लिए देने के बाद भी रजिस्टर नहीं हुआ, तो ऐसे टाइम पे कंपनी ने क्या करना चाहिए, जो भी डिविडेंड है उन ऐसे शेयर्स का जो अबेयंस में है, मतलब जिनको सस्पेंड किया गया है, उस पर इंस्पेक्शन इंक्वायरी चल रही है, ऐसे जो भी डिविडेंड होगा वो भी ऊड़ा में डाल दो। वो कहां डालो, ऊड़ा में डाल दो। उन शेयर्स के डिविडेंड को ऊड़ा में डालो जो ट्रांसफरर ने बोला है ट्रांसफरी के नाम पे ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन अभी भी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे जो शेयर्स होंगे उन पर जो डिविडेंड आ रहा है वो डिविडेंड कहां जाएगा, ऊड़ा अकाउंट में जाएगा। बट ऊड़ा अकाउंट में कब नहीं जाएगा, अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने बोला भाई मुझे डिविडेंड मत दो, डिविडेंड उसको दे दो, शेयर्स बाद में देखेंगे, लेकिन डिविडेंड उसको दो, तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। उसको मतलब किसको, ट्रांसफरी को। परफेक्ट, किसको डिविडेंड देना पड़ेगा, ट्रांसफरी को डिविडेंड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफरर ने इंस्ट्रक्शन दिया है। अगर ट्रांसफरर ने भी कुछ भी नहीं बोला, ऊड़ा अकाउंट में डाला जाएगा। एंड इन एडिशन टू दैट कीप इन अबेयंस, क्या अबेयंस में रख रहे तुम,
जो भी राइट शेयर्स होते हैं, जो सेक्शन नंबर 62(1)(a) में दिया हुआ है, राइट शेयर्स का डिटेल प्रोविजन हम देखेंगे। राइट शेयर्स है या फिर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स है जो कि आप लोगों को मिले हैं, तो ये जो दो शेयर्स होंगे इनको आप अबेयंस में रखो, उनको क्या करो, उड़ा में मत भेजो, उनको कहां रखो, उनको भी अबेयंस में रखो, उनको सस्पेंड करने के लिए, मतलब सस्पेंस अकाउंट में डाल दो टाइप्स, ठीक है, जो तुम्हारा अकाउंट्स में होता है ना कि कुछ नहीं मिला तो सस्पेंस अकाउंट में डालने का, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे जो भी राइट शेयर्स है, बोनस शेयर्स है, जो ओरिजिनल शेयर्स है, जो रजिस्टर होने चाहिए जो नहीं हो रहे हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं उतने टाइम के लिए, और फिर बाद में जब वो पूरा इंक्वायरी खत्म होगा फिर वो शेयर्स का जो जो करना है वो होगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये प्रोविजन लिखा गया था, जो कि दिया हुआ कहां पे है, सेक्शन नंबर 126 में, ठीक है, क्लियर हुआ। ये कब होता है यूजुअली, देखो पब्लिक अकाउंट जो है, पब्लिक कंपनीज जो है, उनका डीमैट है, तो सब कुछ ऑनलाइन चलता है, ये वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रांसफर यू होता है। ये कब होता है, जब प्राइवेट कंपनी है, डीमैट नहीं है, और दूर दूर तक शेयर होल्डर्स को कोई लेना देना नहीं है, आता पता नहीं है, तब जाके ये सारी हरकतें होती है। यूजुअली पब्लिक कंपनीज में जो स्पेशली लिस्टेड होती है उनमें तो ये होता नहीं है, इसलिए जनरली लोगों को ये देखने के लिए नहीं मिलता है। सॉरी, समझ आया आप लोगों को, तो ये इसीलिए आप लोगों को नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो ये कौन सा था, सेक्शन नंबर 126, ये पहले लिख के रखो आप लोग के पास, सेक्शन 126 हेडिंग दो। क्विक,
डन, चले आगे। नेक्स्ट, ये कौन सा था? सेक्शन नंबर 126 एंड आखिरी सेक्शन इज 127। क्या हुआ है? पनिशमेंट करना है। अगेन यहां पे मैं रेकमेंड करूंगी ये जो पनिशमेंट है बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्पेशली। ओके, क्योंकि ये बहुत सारे अटेम्प्ट में पूछते भी है, और मैंने भी पर्सनली जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने ये बहुत अच्छे से याद भी किया। तो मैंने याद किया था तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तभी मैं याद करती थी पेनल्टी, वरना नहीं करती। तो मेक श्योर कि आप लोग ये पेनल्टी को याद करके जाए। क्या लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 127 के हिसाब से? पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड विद इन 30 डेज। 30 दिनों में अगर डिविडेंड नहीं पे किया है तो उसके लिए क्या सजा है? Where a dividend has been declared but not paid within 30 days। और ये पे क्यों नहीं किया है? इसलिए नहीं किया है कि सामने वाले का हम लोगों को कुछ भी आता पता नहीं है, या हमारे साइड से कुछ भी गलती नहीं थी, ऐसा वाला बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात कौन सी हो रही है कि हमने एज अ कंपनी ही हमने ही पे नहीं किया, हमने सिर्फ डिक्लेयर किया। अब हम ये सोच रहे हैं यार कैश कहां से लाएंगे, अभी हमारे पास तो कैश है ही नहीं, फिर भी हमने फालतू का डिक्लेयर तो कर दिया, अभी कैश नहीं है, जाने दो, पे नहीं करते, डिक्लेयर ही तो किया है, नहीं चलेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो ये कौन से डिक्लेरेशन की बात या कौन से सजा की बात हो रही है? जब आप डिक्लेयर कर चुके हो कि इतना आप लोग डिविडेंड दोगे, एज अ कंपनी आप उतना डिविडेंड दोगे, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद आपने पे नहीं किया। कितने दिनों में? 30 दिन में, जो कि आपकी एक्चुअल में आपने पे करना चाहिए था, आपकी लायबिलिटी थी कि 30 दिन में आपने पे करना चाहिए। डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन पे नहीं किया, तो ऐसे टाइम पे क्या सजा मिलेगी? जो भी कंपनी होती है उनको सजा मिलेगी। कौन किस किस को सजा मिलेगी? लेकिन देखो अभी जेल में कंपनी तो जा नहीं सकती, तो कंपनी को जेल तो नहीं होगी, लेकिन जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व होगा उसको 2 साल तक की जेल जरूर होगी। कंपनी जो है लेकिन फाइन पे कर सकता है। कितना फाइन पे करेगा कंपनी? सिंपल इंटरेस्ट 18% से। एंड जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसको 1000 रुपए ईच डे, जब तक तुम डिफॉल्ट कंटिन्यू कर रहे हो। तुमने 10 दिन डिफॉल्ट किया, 1000 इंटू 10, तुमने और 100 दिन लगाए, 100 इंटू 10, 100 इंटू 1000 रुपए। 90 दिन का डीले किया, 90 दिन इंटू 1000 रुपए, 90,000। तो जितना भी तुम लोग डीले करोगे उतने टाइम तक तुम लोगों को क्या करना है? जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसने 1000 रुपए ईच डे का पे करना है। जो भी कंपनी है उसने सिंपल इंटरेस्ट देना है 18% का, अगर तुम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया लेकिन पे नहीं किया। और जो ऑफिसर होगा उसको जेल होगी, कितनी? अप टू एक्सटेंट ऑफ 2 ईयर्स की भी जेल हो सकती है। अब जब ये 127 की बात कर रहे हैं उस टाइम पे ये सजाएं है तो सही कंपनी को भी, एंड सजाए मौत नहीं है, ये सजा जरूर है इम्प्रिजनमेंट की या फाइन की, कंपनी को भी एंड एवरी ऑफिसर को भी। लेकिन उसके लिए कुछ एग्जाम्पशंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, केस स्टडी बेस्ड आल्सो एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आल्सो। ये जो नीचे 5 सिचुएशंस दिए हैं ABCDE, इन 5 सिचुएशंस में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे नहीं किया तो चलेगा, बट आप लोगों को फिर भी सजा नहीं होगी, या ना आपको इंटरेस्ट पे करना है, ना आप लोगों को 1000 रुपए देने हैं, और ना ही आपको जेल होगी। कौन से ऐसे सिचुएशन है जहां पे ये होगा? लेकिन पहला, जहां पर भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था लेकिन पे नहीं कर पाए, बट बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। एग्जाम्पल दे देती हूँ, एग्जाम्पल है NRI लोग। मतलब क्या है कि देखो बाहर वाले लोगों को जब भी डिविडेंड देना होता है तब RBI का अप्रूवल लगता है। NRI लोगों को जब भी डिविडेंड देना है RBI का अप्रूवल लगता है। अगर RBI के अप्रूवल में ही लेट हुआ है, अगर RBI का अप्रूवल ही लेट आया है, तो ऐसे टाइम पे 30 दिन में नहीं पे कर पाए, क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में है क्या? कुछ नहीं है। तो अगर RBI का अप्रूवल लेट आया, उसमें कंपनी की क्या गलती? कंपनी की गलती नहीं, 30 दिन के बाद इसलिए पे करना पड़ा। तो ऐसे टाइम पे बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ जो भी हुआ है, ऐसे टाइम पे डिविडेंड नहीं पे किया तब भी चलेगा विद इन 30 डेज, लेकिन फिर भी सजा नहीं मिलेगी 127 के अंडर। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, जहां पर आप लोगों ने शेयर होल्डर बनकर कुछ डायरेक्शन दिए थे। किसको डायरेक्शन दिए थे? कंपनी को। शेयर होल्डर बनकर क्या किया था? कंपनी को डायरेक्शन दिया था, और वो डायरेक्शन क्या था? रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड।
जब कंपनी को ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेकर जो डायरेक्शन दिया गया था वो कंपनी पूरा नहीं कर पाया, डायरेक्शन को पूरा नहीं पे कर पाया, एंड कंपनी ने कम्युनिकेट भी किया, शेयर होल्डर को बताया भी कि भाई तुमने जो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए थे हम वैसा नहीं कर पाए, और अगर उसके बाद 30 दिन में अगर डिविडेंड नहीं जाता है तब भी कंपनी की कोई गलती नहीं है। एग्जाम्पल, अगर एज अ शेयर होल्डर मैंने बोला था कि मेरा जो भी डिविडेंड होगा वो कोटक बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अब जब कोटक बैंक का मैंने सारा डिटेल दिया, मेरे बैंक डिटेल ही मैच नहीं हो रहे, आईएफएससी कोड मैच नहीं हो रहा, मेरे बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था कंपनी को कि मेरे ये अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, मेरे ये बैंकर को पैसा ट्रांसफर कर दो, लेकिन बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए डिटेल ही सही नहीं है। अब कंपनी क्या करेगा इसमें? कंपनी की कोई गलती है क्या इसमें? कंपनी की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी कि मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने डायरेक्शन दिए, कंपनी वो नहीं पूरा कर पा रही है, कंपनी ने मुझे बताया भी, तो कंपनी की कोई गलती नहीं। तो ऐसे टाइम पे 30 दिन से ज्यादा डिले हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, जहां पर भी डिस्प्यूट है, झगड़ा ही चल रहा है, उस डेट को लेके, उस डिविडेंड को लेके ही झगड़ा चल रहा है कंपनी में और उस पर्सन के बीच में कि ये इसको डिविडेंड देने का या नहीं देने का, उस चीज को लेके झगड़ा चल रहा है, या फिर वेयर द डिविडेंड लॉफुली हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी ऑफ द सम ड्यू फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनो कि हुआ क्या है कि कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपए का था, ठीक है, 50 रुपए कंपनी को पे कर दिया अपन ने, 50 रुपए अभी भी अनपेड है, कॉल तो किया था कंपनी ने लेकिन पे नहीं किया एज ए शेयर होल्डर। कंपनी ने 50 रुपए कॉल तो किए थे लेकिन पे नहीं किया, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, कॉल्स इन अरियर्स, कि पे ही नहीं कर रहे, सामने वाला एज ए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर पे ही नहीं कर रहा। अब अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा है और इन शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, इन शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो अब कंपनी क्या कर सकती है, ये जो 50 रुपए जो अभी भी कॉल्स इन अरियर्स है, जो कॉल सामने वाला शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा, तो लॉफुली ये डिविडेंड इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर देगा, मतलब एडजस्ट कर देगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है क्या ये लीगली अलाउड है? हाँ। और उस चक्कर में डिविडेंड पे नहीं किया तो चलेगा? हाँ। क्या 18% इंटरेस्ट देना है कंपनी को? ना। बात समझ आई? तो ऐसे टाइम पे जहां पे लॉफुली लीगली आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर, एनी सम ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर, अगर कुछ भी बचा है तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है उसके अगेंस्ट जाके क्या कर रहे हो आप? सेट ऑफ कर रहे हो, चलेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एंड उसके बाद वेयर फॉर एनी ऑफ द पर्सन द फेलियर टू पे द डिविडेंड or post the warrant within the period of 30 days was not due to the default on the part of the company. एग्जाम्पल, अभी अगर बीच में आप लोगों ने देखा होगा न्यूज की हर जगह पे बाढ़ आ रही है ना, या कोरोना का टाइम था, तो ऐसे टाइम पे सब कुछ बंद है, तो आपको समझना है ऐसा सिचुएशन, ऐसे हालात क्रिएट हुए हैं कि 30 दिनों में डिविडेंड पे कर ही नहीं सकते हम लोग। अगर डिविडेंड पे करना पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस की बाढ़ आई है, अभी हमको वारंट भेजना है, चेक भेजना है, कहां पे भेजे? वहां पे कोई जाने के लिए रेडी नहीं है उस एरिया में जहां पर पूरा बाढ़ है, कौन जाएगा? कौन सी कुरियर कंपनी जाएगी और जाके वारंट देगी या कोई भी चेक दे देगा सामने वाले शेयर होल्डर? कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में 30 दिन में तो हम दे ही नहीं सकते ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे 30 दिन में हम लोग पे नहीं कर पाए, उत्तराखंड की खुद की कंपनी है, अब उधर इतना बाढ़ आ चुका है, कंपनी कुछ नहीं कर सकती, कंपनी के वैसे ही भाई है, पूरी की पूरी पानी में बह चुकी है, कंपनी बह चुकी है, उसके डॉक्यूमेंट्स बह चुके हैं, कहां से क्या करोगे आप? आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो 30 दिन का डिले वहां पर भी होता है, 30 दिन से बाद का डिले चलेगा। ऐसा वैलिड रीजन होगा तो 30 दिन तक आप पे नहीं कर रहे हैं तो चलेगा, आप लोगों को 127 के अंडर जो लिखा है वो पेनल्टी नहीं लगेगा। बस एक पॉइंटर यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो है 18%, ये जो सेक्शन है 127, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो है 18%, और 124 का जो इंटरेस्ट रेट था वो हमने देखा था 12%, ठीक है, वो 12% है, ये 18% है, क्योंकि जब सजा देनी है सामने वाले को तो जम के दो ना, तो इसीलिए 18% यहाँ पे है। ये समझ आया? एंड आखिरी सेक्शन 127 क्या बोलता है? 127 बोलता है इन केस ऑफ निधि कंपनी को लेके ना बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे, ठीक है, जैसे पेनल्टी बहुत सारे हैं ना, वैसे ही सेम निधि कंपनी को लेकर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे। तो जब ये एक्सेप्शंस आएंगे उस टाइम पे लिखा क्या है? इन केस ऑफ डिविडेंड पेएबल टू अ मेंबर
जहां पे निधि कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें वो 100 से कम मेंबर्स हैं। कोई निधि कंपनी है जिसमें 100 से कम मेंबर्स है। अब 100 से कम मेंबर अगर होंगे तो उस टाइम पे डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया। इफ द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज अनाउंस्ड इन द लोकल लैंग्वेज, दैट इज लोकल न्यूज़पेपर में, एंड अनाउंसमेंट ऑफ द सेट डिक्लेरेशन इज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड of the निधिस फॉर एटलीस्ट 3 months। होता क्या है समझाती हूं। यहां पे मैंने एज अ निधि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, एज अ निधि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे निधि कंपनी के साथ भी ऐसा हो सकता है ना, डिविडेंड पे नहीं हो रहा है, कोई रीजन से नहीं हो रहा है, हम लोगों के पास डिटेल नहीं है, वॉट एवर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाना है, नॉर्मल कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाओ, खुद की गवर्नमेंट खुद की जो वेबसाइट है वहां पे भी डालो, तो ये सब कुछ उनको करना पड़ता है। लेकिन जो निधि कंपनी होती है वो एकदम सिंपल चीज करेगी। निधि कंपनी क्या करती है, अगर तुम्हारे निधि कंपनी के जो मेंबर्स है, अगर तुम्हारे निधि कंपनी के जो मेंबर्स है वो 100 से कम है, वो 100 से कम है, तो जो भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर होता है, मतलब लोकल लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर होता है, जैसे कि तमिल, मतलब वहां पे जाओगे तमिलनाडु साइड पे तो तमिल लैंग्वेज में डाल दो, गुजरात में जाओगे तो गुजराती लैंग्वेज में डाल दो, अहमदाबाद में तो आपको समझना है जो भी लोकल लैंग्वेज होगा, महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी लैंग्वेज वाले जो न्यूज़पेपर है उसमें डाल दो, तो लोकल लैंग्वेज वाला जो न्यूज़पेपर है उसमें डालो। एंड उसके बाद आप लोगों का जो निधि कंपनी का जो नोटिस बोर्ड होता है उधर लगा दो, उधर जो भी लिस्ट है वो उधर लगा दो, 3 महीने के लिए चलेगा। तो उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है, खुद के वेबसाइट पे डालने की जरूरत नहीं है, ये 2 जगहों पे डाल दो चलेगा। बट ये कौन से केस में, सिर्फ और सिर्फ वो निधि कंपनियां, सिर्फ और सिर्फ वो निधि कंपनियां जिनमें 100 से कम मेंबर्स होंगे। समझ आया? ये कौन सा था, सेक्शन नंबर 127। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा का पॉइंट मैं आप लोग को बता देती हूँ, रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो क्या कंपनी को डिविडेंड पे करना जरूरी है, मैंडेटरी है या नहीं है? तो आंसर है मैंडेटरी है। क्या रिवोकेशन किया जा सकता है क्या कभी भी डिविडेंड का? क्या रिवोकेशन किया जा सकता है क्या डिविडेंड का? कभी भी नॉर्मली नहीं। हाउएवर 2 एक्सेप्शंस होंगे। कौन से 2 एक्सेप्शंस है? अगर जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अगर वो अल्ट्रा वायर्स है, आप लोग को याद है अल्ट्रा वायर्स? आप लोगों ने सीखा होगा बचपन में, फाउंडेशन में। अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल है। अल्ट्रा वायर्स एक्ट अगर कोई भी कंपनी करता है, बियॉन्ड द पावर करता है, तो वो सीधा सीधा वैसे ही लॉ की नजरों में वॉइड है, जिसकी वजह से डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है वो पे नहीं किया, रिवोक किया, तब भी चलता है। एंड दूसरा, सीज टू बी अ गोइंग कंसर्न, सीज टू बी अ गोइंग कंसर्न, ये लिख के रखना तुम्हारे पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कैन कंपनी रिवोक द डिविडेंड? क्या कंपनी डिविडेंड को रिवोक कर सकता है क्या? नॉर्मली नहीं, यूजुअली नहीं। वंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इट इज डिक्लेयर्ड। एंड लेक्चर है तुम लोगों का? ओके ओके। वंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इट इज डिक्लेयर्ड। क्या वो एक बार डिक्लेयर हुआ तो रिवोक हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एंड रिवोक होने के जो सिचुएशंस है, सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशंस है जहां पे ये होगा। एक तो अगर आप लोगों का ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर्स है तो, एंड दूसरा सिचुएशन जहां पे सीज टू बी अ गोइंग कंसर्न है, तब कंपनी क्या है, कंपनी बंद ही होने वाली है, तो आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर करके क्या करोगे? इट विल बी एज गुड एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। एंड दैट्स व्हाई कंपनी अगर खत्म होने वाली है तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा, अल्ट्रा वायर्स है तो भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन व्हाई क्या होगा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी रिवोकेशन हो सकता है। क्लियर? पक्का? डन। तो ये एक एक्स्ट्रा का पॉइंट है जो आप लोगों को लिख के रखना है। आप लोग ये वाला जो पॉइंट है वो लिख के रख देना। उसके बाद हम लोग चलेंगे लास्ट पॉइंट पे। लास्ट एक बार ये लिख के खत्म कर दो। डन।
लिख दिया? हो गया? तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 127। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पूरा का पूरा जितना भी हम लोगों ने देखा है वो सब कुछ हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, बट आज का सेशन खत्म होने से पहले अब जो 2 पॉइंटर्स मैंने छोड़े थे उनको मैं कंप्लीट कर रही हूं। सबसे पहला पॉइंटर जो मैंने, ये डिफरेंशिएशन मैंने जानबूझ के पहले बहुत सब कुछ इंटरिम डिविडेंड का यहाँ वहां वहां जो भी लिखा था वो एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पहले तो डिक्लेयर, जिस भी यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ईयर। इसीलिए वो एजीएम से पहले डिक्लेयर होता है और वो उस साल से रिलेटेड होता है जिस साल में आप लोग, उस साल से रिलेटेड होता है जिस साल के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहे हैं। एंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है, जब एजीएम आता है उस दिन आपका जो भी फाइनल डिविडेंड होगा वो डिक्लेयर होगा, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन से होगा। इसके साथ साथ ये बता दिया तुमको कौन अनाउंस करेगा क्या। ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है यहाँ पे इट कैन बी रिवोक्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। अभी जो रिवोकेशन की मैंने बात करी थी, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, ये जो फाइनल डिविडेंड जो रिवोकेशन नहीं हो सकता उसके एक्सेप्शंस मैंने आपको बताया कि यस फाइनल डिविडेंड रिवोक नहीं हो सकता। हाउएवर 2 एक्सेप्शनल सिचुएशन में रिवोक होगा, या तो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन होंगे तो, या तो फिर सीज टू बी अ गोइंग कंसर्न होगा तो। लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड होता है क्या वो रिवोक हो सकता है क्या? द आंसर इज यस। अगर शेयर होल्डर ने चाहा तो रिवोक हो सकता है। लेकिन ये क्यों रिवोक हो रहा है? बिकॉज जो इंटरिम डिविडेंड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताते हैं। इंटरिम डिविडेंड क्या है? इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताते हैं, ना कि शेयर होल्डर्स। और इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर मेंबर्स आते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो लिमिट होता है, इट इज डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन आर्टिकल स्पेसिफिकली परमिट फॉर डिक्लेरेशन, एंड यहां पे ऐसा कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं होती है। ये एक पॉइंटर था जो हमारा बाकी था। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली एक एक्सेप्शन जो मैंने जानबूझ के रखा था वो है तुम्हारे रूल नंबर 3 का, कि गवर्नमेंट कंपनी को ये जो रूल नंबर 3 था इतना लंबा, जिस पर हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया, ये गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एंड में क्यों बताया मैंने? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, हर एक एंड पेनल्टी, ये 3 ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हर एक सेक्शन वाइज कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन लेकर ही आएंगे। तो हर सेक्शन के एंड में मैं डिस्कस करूंगी निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पेनल्टी को लेके क्या क्या प्रोविजन है। जो याद कर सकता है बेस्ट है, अगर नहीं याद कर पाए आप लोगों को वो रिस्क लेना पड़ेगा। बट आई वोंट रेकमेंड कि अभी आप लोगों के पास टाइम है अच्छा खासा, तो आई वोंट रेकमेंड कि आप लोगों ने वो रिस्क लेना चाहिए। आप लोगों को एक चार्ट बनाना चाहिए ऐसे टाइम पे, निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जो जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स आते हैं, जहां जैसे ये है रूल 3 एप्लीकेबल नहीं होता है, या निधि कंपनी का जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट था कि हाँ यहाँ पे ये अलग चीज हो रही है, वो उतना पॉइंट आप लोगों ने एक जगह पे लिखना चाहिए, सो दैट जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले आप लोग क्या करो, वो पढ़ के जाओ। आई वुड रेकमेंड क्लास में जब हो रहा है हम लोगों का, क्लास जब चल रही है उसी टाइम पे आप लोग वो एक्सेप्शन का लिस्ट साथ में लेते चलना। जैसे ही आया कोई भी पॉइंट निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, वहां पे लिख के खत्म करना है। ठीक है, समझ आया? दैट्स इट फॉर द डे। अब बचा हुआ हम लोग करेंगे अगले सेशन में, बट जाने से पहले, ठीक है ये भी हमारा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंटर मैंने कवर कर लिया। तो जाने से पहले मैं इतना ही कहूंगी कि आप लोगों को अब ऑलमोस्ट हमारा डिविडेंड चैप्टर हो चुका है। अब आप लोगों को एक थोड़ा सा एक फीलिंग आया होगा कि हाँ ठीक है अब हम लोग इंटर में आ चुके हैं। ठीक है, तो जब आप लोग अब इंटर में आए हो, आप लोगों का ये फाउंडेशन का लेवल था, तो आप लोगों का या फिर डायरेक्ट एंट्री भी होगा, तो आप लोग को ये लेवल तक हम लोगों को जाना है। तो पूरा मतलब ऐसे होता है ना कि 2 घंटे कैसे बैठेंगे, है ना, तब भी मैंने फिर भी पूरा 2 घंटे मैं कभी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इनिशियल फेज है आप लोगों का इसीलिए। बट आगे जाके आप लोगों को कंपलसरी 2-2 घंटे बैठना ही पड़ेगा। तो ये मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहना, हर क्लास में थियरी हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, आप लोगों को बैठना ही है। ओके, अब हम लोगों को लेवल अप करना है। ये बस एक
थोड़ा सा आप लोगों को कैसे स्टार्ट था ना, इसीलिए मैंने ऐसे किया है कि आप लोग को थोड़ा सा कम टाइम के लिए सेशंस रखे, बट एक बार अभी हम लोगों का ये चैप्टर हो चुका है, अब आप लोगों को यूज टू हो चुके हो मेरे से, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रोज हमारा 2 से सवा 2 घंटे का मिनिमम लेक्चर होगा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नो होमवर्क फॉर द डे, सो एंजॉय।